Hello everyone. Welcome to PK Padho. My name is Pravesh and welcome to this series called NCERT Distilled. यहाँ पे जहाँ हम बात कर रहे हैं अभी एंशियंट इंडियन हिस्ट्री की, और जो हमारा टॉपिक इन क्वेश्चन है, वी ऑलरेडी डिड द पोस्ट गुप्ता पीरियड का मेजर चंक है, जो सबसे बड़ा पार्ट था, ट्राईपार्टाइट स्ट्रगल इन द प्रीवियस लेक्चर. इसके पहले हमने बात की थी हर्षा की, और हर्षा के बाद हमने बात की थी कामरूप एंड देन द ट्राईपार्टाइट स्ट्रगल वेयर वी टॉक्ड अबाउट the Palas, the Gurjara Pratiharas and the Rashtrakutas. And in this lecture, this will be the final lecture of this chapter, that is the post Gupta period, और इसका नाम है फीचर्स. जो हम फीचर्स बेसिकली जो हमेशा डिस्कस करते हैं कि आर्ट वगैरह, एजुकेशन, लर्निंग, हाउ वाज इट एंड हाउ दिस पर्टिकुलर पीरियड बिफोर द राइज ऑफ व्हाट वी से बिफोर द राइज ऑफ जो छोटे रीजनल किंगडम्स है एंड देन अल्टीमेटली द दिल्ली सुल्तनत, उसके बीच का एक पीरियड है, पोस्ट गुप्ता बोलते हैं हम जैसे इतने बड़े पीरियड के चंक को. उसके बारे में हम कुछ बात जानेंगे. ज़्यादा बड़ा लेक्चर होना ही नहीं वाला है, ये भी छोटा ही लेक्चर है, पर हमें ये बात समझनी है कि होता क्या था उस समय पे. ठीक है, तो एज यू सी, ये पोस्ट गुप्ता पीरियड है हमारा. लेक्चर नंबर इज 33 ऑफ दिस होल सीरीज एंड द नेम इज फीचर्स ऑफ पोस्ट गुप्ता पीरियड. Basic name, basic work, and we're gonna do this. But before that, I would really like to ask you to subscribe to this channel, जिससे मेरी बहुत मदद होती है. मैं काफ़ी आपके लिए नई चीज़ें ला पाता हूँ, मैं आपको अपना पूरा समय दे पाता हूँ. ये मोटिवेशन मुझे बहुत ज़रूरी है, ताकि मैं आपको अपना पूरा टाइम दे सकूँ, ढंग से आपको ये सारी बातें समझा सकूँ. और इसमें काफ़ी मेहनत लगती है, और आपका जो लाइक है, आपका जो कमेंट है मेरे वीडियोस पे, और आपका जो सब्सक्रिप्शन है जो मुझे मेरे फीड पे दिखाई देता है, इट गिव्स मी अ लॉट ऑफ मोटिवेशन दैट आई एम डूइंग समथिंग राइट फॉर यू गाइस. तो प्लीज़ डू हेल्प मी एंड डू सब्सक्राइब टू माय चैनल, सो हम और साथ में ग्रो कर सके, और मैं आपकी जो भी समस्या है उसका निवारण ढूंढने की कोशिश करूँ यहाँ पे. तो प्लीज़ लाइक, फॉलो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल. अनदर थिंग बीइंग, यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया है, टू डाउनलोड ऑल दीज नोट्स यू हैव टू गो टू टेलीग्राम, search @PK Padho on the search bar. You will find my page there. Just join the page and you will find all the notes. अभी तक जितने लेक्चर हुए हैं इस कोर्स में, जो कि ऑलमोस्ट 32 लेक्चर्स है, ये हमारा 33rd है, उसके सारे के सारे नोट्स आपको वहाँ पे मिल जाएंगे. ऑलराइट, सो लेट्स जस्ट स्टार्ट विद दिस. क्या फीचर्स रहे थे पोस्ट गुप्ता पीरियड के? तो ये हमारा जो है 600 साल का ये सिस्टम है, जब तक आपके इन्वेजन जो है, इन्वेडर्स जो थे, मुस्लिम इन्वेडर्स या अरब इन्वेडर्स, जो भी आप बोलना चाहें, जो अफगानिस्तान और मोहम्मद कासिम के बाद आए थे, सीधे मोहम्मद गजनी, ठीक है, मोहम्मद घोरी, ये लोग जब आए थे यहाँ पे, तो वो जो पीरियड है उसके पहले का ये बीच का हिस्सा है. जब गुप्ता एम्पायर खत्म हुआ और उन लोगों का आना शुरू होता है यहाँ पे, पृथ्वीराज चौहान जब हार जाते हैं, तो उस पॉइंट तक हम डिस्कस करेंगे कि उस समय हुआ क्या बेसिकली. The post-Gupta period witnessed significant development in language, literature, society, economy, religion, philosophy, education, art and architecture. ये सब चीज़ों में हमें डेवलपमेंट कुछ कुछ देखने को मिलता है. Though politically characterized by a rise of regional kingdoms, this period was marked by remarkable cultural and intellectual achievements as well. ठीक है. Many important institutions, literary traditions, religious movements, and architectural styles that shaped medieval India developed during this period. Okay. बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें. हमने आर्किटेक्चर देखा, हमने एजुकेशन देखा, नालंदा का कैसा डेवलपमेंट होता है, फिर हमने बहुत सारे देखे मंदिरों का कंस्ट्रक्शन, ये बहुत सारा होता है, नई नई यूनिवर्सिटीज़ आना, पालाम्स में हमने देखा था अजंता अलोरा, अजंता का डेवलपमेंट. फिर हमने ओसियान के बारे में देखा था, गुर्जर प्रतिहार में खजुराहो का डेवलपमेंट भी होता है, जो आगे जाके चंडेल राज आएंगे वो खजुराहो का डेवलपमेंट भी करेंगे. इसी तरीके से हम देखते हैं तेली का मंदिर ग्वालियर में आपको देखने को मिलता है. पालास दे डिड अ फिनोमिनल जॉब इन द रीजन ऑफ आपका बिहार वगैरह. वहाँ पे जो आपकी ओल्ड यूनिवर्सिटीज़ थी जैसे नालंदा, उनका भी आपने मेंटेनेंस, रिपेयर वगैरह करवाया, उसके लिए मदद करी. ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे देखने को मिलती हैं. लैंग्वेजेस एंड लिटरेचर की बात करते हैं सबसे पहले. लैंग्वेजेस का डेवलपमेंट क्या हुआ, हमने देखा संस्कृत किस तरह डेवलप होती है इस समय पे. तो संस्कृत रिमेन द प्रिंसिपल लैंग्वेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, स्कॉलरशिप, रिलीजन, लिटरेचर, ऑल ऑफ दिस. संस्कृत का बहुत बड़ा योगदान रहा यहाँ पे.
मोस्ट इंपॉर्टेंट लिटरेरी वर्क ऑफ द पीरियड वॉज कंपोज इन संस्कृत। कोई भी आप मेजर किताब देख लीजिए, हमने आर्यभट्ट वाला जो पूरा एक वो था, वहाँ पे जो नवरत्न थे वहाँ से डेवलपमेंट शुरू होता है, चंद्रगुप्त टू के टाइम से बहुत पीक पे चला जाता है संस्कृत का डेवलपमेंट। एंड वी इवन सॉ दैट के जो आपके बाण भट्ट है वो हर्षचरित भी उनने जो लिखी थी वो संस्कृत में लिखी थी। द कामरूप एम्पायर दे ऑल्सो यूज संस्कृत, तो इंस्क्रिप्शन वगैरह में भी हमें संस्कृत ही मिलता है इनके। प्राकृत की बात करते हैं जो कि कॉमन मैन की लैंग्वेज थी, कंटिन्यू टू बी यूज पर्टिकुलरली फॉर बुद्धिस्ट लिटरेचर। इट वॉज मोर और लेस रिटन इन प्राकृत इन द अर्लियर डेज। जो कैनोनिकल टेक्स्ट है बेसिकली इनके, जैसे पिताका वगैरह जो है ये सब प्राकृत में ही लिखे गए थे। एंड जैन रिलीजियस लिटरेचर एज वेल, ऑल्दो दे यूज पाली मच, पर कुछ कुछ प्राकृत कॉमन फोक्स में जो अपनी बात बतानी है उनके लिए, तो ये भी होता था। हमने एक नया डेवलपमेंट देखा था इस रेन में, जो कि टाइम में, जो कि है आपका अपभ्रांसा का। अपभ्रांसा वो लैंग्वेज है जो प्राकृत के बाद डेवलप होती है। Although it had some words of Sanskrit, but the Vyakaran, the grammar, it was more like Prakrit, the common people's language, and it helped in development of new languages like Gujarati, Marathi, and Bengali. हमने ये चीज नोटिस कर ली थी। Represented the last stage in which the evolution of Prakrit, Apabhramsa, last stage of evolution है प्राकृत का। इसके बाद प्राकृत जो है it ceases to exist and the rise of new regional languages start evolving in the medieval period of India. Regional languages such as Kannada, Tamil, Telugu also witnessed significant literary growth under the patronage of regional dynasties during this period. Alright, क्योंकि वो regional dynasties ने एक stability provide करी। 300-400 साल राज किया उन लोगों ने, 300-300 साल। इस समय में ये सब जो आपकी लिटरेरी जो सिस्टम था, लैंग्वेजेस का डेवलपमेंट था, इसको काफी मौका मिल गया, बहुत बड़ा टाइम पीरियड मिल गया टू डेवलप फुली इनटू अ डिस्टिंक्ट फॉर्म अदर देन प्राकृत और संस्कृत। तो डेवलपमेंट का मौका मिलता है जब आप एक स्टेबल सिनेरियो, एक स्टेबल एनवायरनमेंट में रहते हैं। तो इंपॉर्टेंस क्या है, इससे क्या समझ में आता है हमें? अपभ्रांसा वाज अ ब्रिज बिटवीन प्राकृत एंड मॉडर्न इंडियन लैंग्वेजेस। मॉडर्न लैंग्वेजेस that evolved from Apabhramsa include, as we have discussed, Marathi, Bengali, हिंदी, गुजराती, मराठी, बंगाली, ये सब लोग यहीं से डेवलप होते हैं। कुछ कुछ इनके डायलेक्ट्स वगैरह पकड़ लीजिए आप, समवॉट यहीं से डेवलपमेंट इनका दिखाई देता है हमें। लिटरली डेवलपमेंट क्या हुआ लिटरेचर में, क्या नई चीजें हैं, तो हम देखते हैं इसमें गोदावो गोदावाहो गोदावाहो एक किताब थी, इनको लिखा था वाकपति ने। ठीक है, ये बायोग्राफी है गोदावाहो किसकी? यशोवर्मन की। यशोवर्मन वाज द रूलर ऑफ मंदसौर एरिया इन दिस रीजन, व्हाट वी से मध्य प्रदेश का जो वेस्टर्न पार्ट है वहां पे। कंसिडर्ड एज द लास्ट मेजर वर्क इन द ओल्डर प्राकृत लिटरेरी ट्रेडिशन। गोदावाहो, GAUDA, गोदावाहो। ठीक है, स्पेशल फीचर्स ऑफ लिटरेचर क्या है इसके कि मैनी लिटरेरी वर्क्स possess मल्टीपल लेयर्स ऑफ मीनिंग एंड सिंगल टेक्स्ट ऑफन नरेटेड टू स्टोरीज साइमल्टेनियसली। हमें एग्जांपल कहाँ मिलता है? हमें एग्जांपल मिलता है रामचरित में, जिससे लिखा था संध्याकर नंदी ने। याद है आपको? श्लेषा स्टाइल बताया था मैंने, वो वाला हमें यहाँ देखने को मिलता है। रिटन ड्यूरिंग द रेन ऑफ पाला रूलर महिपाल रामपाल। ठीक है, इनके समय पे लिखा गया, रामपाल की कहानी है बेसिकली ये। तो ये श्री राम की कहानी बता रहे हैं, लेकिन कंपेयर उसने किससे कर रहे हैं? इन्हें रामपाल से कंपेयर किया जा रहा है श्री राम को। रिटन इन संध्या स्टाइल और द्विअरस्या काव्य स्टाइल। इसका मतलब होता है ड्यूअल मीनिंग। द्विअरस्या, ठीक है, और इसमें क्या है, इसको बोलते हैं हम श्लेषा। श्लेषा भी बोला जाता है इस सिस्टम को। और ये क्या करता है? इट साइमल्टेनियसली नरेट्स द स्टोरी ऑफ श्री राम एंड द लाइफ ऑफ रामपाला द पाल रूलर। हम ये देख चुके हैं। इट इज एन एक्सेलेंट एग्जांपल ऑफ डबल मीनिंग लिटरेचर। तो पोएटिक्स का डेवलपमेंट भी हमें देखने को मिलता है, काफी पोएम्स वगैरह इमर्ज होती है, प्रोस के स्टाइल नए इमर्ज होते हैं, लिखने का तरीका इमर्ज होता है, दोहा लिखना है, चौपाई लिखना है, ये सारे स्टाइल्स यहाँ इमर्ज होना शुरू होते हैं। तो राजशेखर ने एक किताब लिखी काव्य मीमांसा, हम ये इनके वर्क्स देख रहे हैं अभी। धनंजय नाम के एक ऑथर थे, इनने लिखा दशरूपा। भोज सरस्वती कंठभरन। भोज कौन है? ये प्रतिहारा वाले भोज है। ठीक है, हेमचंद्र काव्य अनुशासन। और क्षेमेंद्र, इन्होंने लिखा कवि कंठ भरना, कवि कंठ भरन। तो ये आपकी ये
कुछ 5 वर्क्स हैं, ये इनके ऑथर्स के साथ है, ये इंपॉर्टेंट है, तो यही में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। ओके, सिग्निफिकेंस ऑफ लिटरेचर इन द पोस्ट गुप्ता एरा। हमें क्या सिग्निफिकेंस दिखता है इन लिटरेचर का पोस्ट गुप्ता एरा में? तो संस्कृत जो है डोमिनेंट थी, ये हमें समझ गए, यानी मेंस के हिसाब से लिखा, मैं जो सिग्निफिकेंस वाला पार्ट देता हूँ बेसिकली मेंस के हिसाब से देता हूँ, जो कि इन सब का निचोड़ होता है। एक रीजनल लिंग्विस्टिक ट्रेडिशंस इमर्ज होना शुरू हुए। अपभ्रंश, फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न इंडियन लैंग्वेजेस, ऑलराइट। लिटरेरी क्रिटिसिज्म एंड पोएटिक्स अचीव हाई डिग्री ऑफ सोफिस्टिकेशन, ये हमने ऊपर नोटिस किया कि कैसे प्रोज स्टाइल में लिखा गया, कंपैरिजन वाले स्टाइल में लिखा गया, श्लेषा लगा के। कोर्ट लिटरेचर फ्लरिश इन द रीजनल किंगडम्स। ओके गाइस, तो ये हमारा लिटरेचर वाला पार्ट होता है। इसके बाद थोड़ा हम देख लेते हैं सोसाइटी किस तरह से थी। ऑल्दो हम हर्षा में भी डिस्कस कर चुके हैं, फिर हम बाद में जो आए उसमें भी काफी हमने डिस्कस किया, लेकिन अब हम यहाँ पे एक ओवरऑल इसका ओवरव्यू ले लेते हैं। The social structure of post-Gupta period largely continued the traditions of earlier centuries. The Varna system remained the basic framework of society. वर्ना सिस्टम कहीं नहीं जा रहा है भाई, अब ये पूरी तरह से रिजिड हो चुका है और ये आपकी सोसाइटी को अब गवर्न करता है। However, important social developments took place during this period and including emergence of new जातिस, नई कास्ट इमर्ज होती हैं बेस्ड ऑन देयर ऑक्यूपेशन। ऑक्यूपेशन के बेसिस पे ही ये नई कास्ट इमर्ज होती है, और इनको चलते किस वजह से हैं ये चलते हैं कास्ट, एंडोगेमी एंड गोत्र, एक्सोगेमी। अगर आपका सोशियोलॉजी नहीं है तब भी मैं आपको समझा देता हूँ। सोशियोलॉजी अगर आपने नहीं पढ़ा तो कास्ट एंडोगेमी का मतलब होता है कास्ट के अंदर शादी करना, और गोत्र एक्सोगेमी का मतलब होता है कि एक गोत्र के बाहर होना शादी होनी चाहिए। ये चीजों ने कंट्रोल किया मैरिज सिस्टम को, और इसी से जो है प्रोपल्शन होता है आपका, जो कास्ट सिस्टम आगे की तरफ धकेला गया हमारी तरफ अभी भी उस मॉडर्न टाइम में, वो उसका मेन कारण यही है। चेंजेस इन द मैरिज कस्टम्स एंड रिकॉग्निशन ऑफ सर्टेन प्रॉपर्टी राइट्स टू वुमेन। स्त्रीधन वाला हमें सिस्टम देखने को मिलता है, ऑलराइट। श्रीधन वाला हम सिस्टम देख पाते हैं यहाँ पे। सोशल स्ट्रक्चर, तो वर्ना सिस्टम जो था हमारा अब डेवलप हो चुका था। सोसाइटी कंटिन्यूड टू बी ऑर्गेनाइज अराउंड द 4 ट्रेडिशनल वर्नास, BK VS, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, वही आपके चल रहे थे वर्नास सारे। द सिस्टम बिकेम इंक्रीजिंगली कॉम्प्लेक्स ड्यू टू द ग्रोथ ऑफ न्यूमरस ऑक्यूपेशनल ग्रुप्स एंड सबकास्ट। हमने देखा किस तरीके से कास्ट के ऊपर ही डिपेंड करती है आपकी जो जातियां हैं मेन, ओके। सॉरी, कास्ट के ऊपर ही डिपेंड करता है आपका ऑक्यूपेशन, और ऑक्यूपेशन के ऊपर इन रिवर्स डिपेंड करती हैं आपकी जातियां। तो एक ये सर्कल यहाँ से शुरू होता है और ये लूप चलता ही रहता है, इसको ब्रेक करने का कोई ऑप्शन नहीं है लूप को। इमरजेंस ऑफ कायस्थ, ये हम देखते हैं एक नई जाति का इमरजेंस। इमरजेंस ऑफ अ न्यू जाति, वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट सोशल डेवलपमेंट ऑफ दिस पीरियड वाज द इमरजेंस ऑफ कायस्थास एज अ डिस्टिंक्ट जाति। अब अगर कोई आपसे पूछेगा पोस्ट गुप्ता पीरियड का सोसाइटी के हिसाब से एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट क्या है, तो वो अगर आप ये पॉइंट लिखेंगे तो आपको काफी अच्छे नंबर फेच कर सकते हैं आप। बहुत अच्छा एक पॉइंट है ये कायस्थ का। कायस्थ नाम की एक नई जाति इमर्ज होती है। तो कायस्थ मोस्टली कौन थे? ये they were the scribes, रिकॉर्ड कीपर्स एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स। ये हुआ करते थे कि ये जो लेखा जोखा जो है दिनचर्या का, ये कितना पैसा आया, कहाँ गया, कुछ रिसोर्सेज कहाँ खर्च हुए, कहाँ खर्च नहीं हुए, ये सबका जो लेख है ऑडिट करना, ये काम करते थे कायस्थ लोग। जो आपके मुनीम है, मुंशी जी है, ये सब यहीं से आपका इमर्ज होता है। फंक्शंस क्या थे इनके? प्रिपरेशन ऑफ ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स, मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड्स एंड रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन एंड गवर्नमेंट करस्पॉन्डेंस। खत लिखना, रिकॉर्ड्स लिखना, ऑडिट्स करना, ये सारे काम कायस्थ का होता था। अर्लियर रेफरेंस हमें मिलता है मॉडर्न पीरियड के टाइम भी इनका, लेकिन उस टाइम इनका इमरजेंस एज अ पर्टिकुलर जाति हमें नहीं देखने को मिलता। रेफरेंस ऑफ कायस्थास आर फाउंड इवन ड्यूरिंग मॉडर्न पीरियड एंड हाउएवर दे वर नॉट देन रिगार्डेड एज अ सेपरेट कास्ट ग्रुप। ठीक है। डेवलपमेंट इन द पोस्ट गुप्ता एरा, तो 7वीं सेंचुरी जो है 7th सेंचुरी सी से कायस्था हैड बिगन टू बी रिकॉग्नाइज्ड एज अ डिस्टिंक्ट सोशल ग्रुप, और जाति अपने आप में एक नई जाति ये बन जाती है। दीज जातिज द कायस्थास, they are more or less in the time were outside the strict varna and caste system। इनको अलग रखा जाता था कि पूरे सिस्टम से, जो वर्ना सिस्टम है, समझ रहे हैं? अगर आपने आर्टिकल 15 देखी है, आर्टिकल 15 एक मूवी है आयुष्मान खुराना की, आर्टिकल 15 करके, उसमें एक सीन है जिसमें सब लोग अपनी, पुलिस वाले अपनी जातियां बता रहे हैं सर को, आयुष्मान खुराना इज द सर, और उनको सब जातियां बता रहे हैं अपनी।
तो उसमें एक बंदा बोलता है, वो पूछते हैं कि तुम कौन हो, तो बोलते हैं मैं कायस्थ हूँ। तो बोलते आप किन इनमें से किस नंबर पे आते हैं, तो बोलते सर हम इनमें से किसी में नहीं आते, हम इनसे बाहर हैं। Kayasthas were mostly outside this rigid Varna system because they were so important in running the state. उसमें इनका इतना बड़ा योगदान था कि इनको पर्टिकुलरली अलग ही रखा गया कि कायस्थ का कोई भी बच्चा होगा या कोई भी होगा तो दे विल गेट पर्टिकुलर टाइप ऑफ जॉब इन पर्टिकुलर सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। इट वॉज फॉर श्योर। और इस वजह से ये इन लोग की भी इंपॉर्टेंस काफ़ी बढ़ जाती है इन द बेसिकली इन द किंगडम और इन द कोर्ट ऑफ द किंग। वहाँ पे इनकी इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है क्योंकि बहुत सारी ज़रूरतें रहती हैं, हर चीज़ का लेखा जोखा देखना ही है। This reflects the growing complexity of administration and demonstrates the increasing importance of literacy and record keeping in the government. इसके बाद हम इंस्टीट्यूशन देखते हैं मैरिज और फैमिली का। तो ट्रेडिशनल रूल्स जो थे वो चली रहती, स्मृतिज के हिसाब से शादी होती थी। स्मृति राइटर्स जनरली कंटिन्यू टू अपहोल्ड ट्रेडिशनल मैरिज रेगुलेशन। जो उस समय जो आपके शास्त्रार्थ में जो आपके मंत्र उच्चारण वगैरह होते थे शादियों के टाइम, वही चल रहा था कंटिन्यू ब्राह्मणिकल ट्रेडिशन में। इन्फ्लुएंस ऑफ न्यू सोशल प्रैक्टिसेस, जैसे हमने सती देखा, सती का इमरजेंस बहुत प्रिवेल करता है इस टाइम में। हमने देखा जो राजश्री थी, जो हर्षा की बहन थी, उन्होंने भी कोशिश करी सती होने की। कंटेम्प्रेरी लिटरेचर इंडिकेट्स द इमरजेंस ऑफ मोर फ्लेक्सिबल एटीट्यूड्स टुवर्ड्स रीमैरिज। रीमैरिज का मौका यहाँ पे थोड़ा आसान हो गया, मिलने लगा मौका कुछ लोगों को फिर से दोबारा शादी करने का। तो रीमैरिज दो तरीके के होते हैं रीमैरिज इस समय पे, ठीक है। टू इंपॉर्टेंट टर्म्स फ्रीक्वेंटली अकर, व्हाट आर दोस टर्म्स? तो एक है आपका पुनर्भू। पुनर्भू का मतलब होता है अ रीमैरिड वुमेन, जिसकी फिर से शादी हो गई हो जिस और महिला की, उसे पुनर्भू कहा जाता है। और एक होता है दिधिसु। दिधिसु का मतलब क्या होता है? ये भी रीमैरिड वुमेन के लिए एक टर्म है, लेकिन इसका टेम्परामेंट जो है थोड़ा सा अलग है दिधिसु का। ओके। पुनर्भू का मतलब ये होता है, पुनर्भू का मतलब ये होगा, जैसे मान लीजिए अगर आप किसी की शादी, ठीक है, ये मेल है आपका, इनकी शादी किसी फीमेल से हुई है, ठीक है। अगर ये मेल एक्सपायर हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, तो इनका जो छोटा भाई है, ठीक है, मेल का जो छोटा भाई है, उनसे इनकी शादी हो जाएगी, जो उनकी भाभी है उनकी। तो यहाँ पे क्योंकि आप फिर से बहू बन गए उसी घर के, तो पुनर्भू, ठीक है। और दूसरा है आपका दिधिसु। दिधिसु में होता है कि बाहर चले जाते हैं शादी करने, यानी अब आप उस घर में ही शादी नहीं कर रहे हैं, अब आप उस पर्टिकुलर परिवार जिसमें आपने पहले शादी हुई थी वहां से अलग हो गए और अब आप कहीं और जाके शादी कर रहे हैं, तो ये हो गया दिधिसु। Their frequent mention indicates that remarriage was known and socially recognized in certain situations. पोजीशन क्या थी वुमेन की? तो प्रॉपर्टी के राइट्स थे कुछ किस तरीके से थे। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट ऑफ दिस पीरियड वाज द ग्रेजुअल रिकॉग्निशन ऑफ वुमेन्स इनहेरिटेंस राइट्स। कुछ अधिकार संपत्ति पे, जो आपकी पुराने पिताजी की संपत्ति होती, दादाजी की संपत्ति होती, उस पर कुछ अधिकार या कुछ धन के रूप में या कुछ पैसे के रूप में आपको मिलना शुरू होता है। विडोज राइट्स, लीगल अथॉरिटीज एक्सेप्टेड द विडोज राइट टू इनहेरिट प्रॉपर्टी। विधवा महिलाओं को भी मौका मिलता है प्रॉपर्टी एक्वायर करने का। इसका प्रोविजन देखने को मिलता है, एन इशूलेस विडो कुड इनहेरिट द एंटायर एस्टेट ऑफ हर डिसीज हस्बैंड। भले ही आपका कोई बच्चा हो या ना हो, लेकिन अगर आपके हस्बैंड की डेथ हो जाती है तो उनका जो पूरी प्रॉपर्टी है वो आपको मिल जाएगी, जैसे घर हो गया, कैटल्स हो गई, ये सब चीज़ें आपके पास चली जाएगी, लैंड हो गया, ये आपको मिल जाएगा। सिग्निफिकेंस, represents an improvement in the legal position of women and demonstrates the evolution of property laws. ऑब्वियसली क्योंकि थोड़ा सा अब लीनेंसी आ रही है, थोड़ी सी यहाँ पे इंडिपेंडेंस मिल रही है महिलाओं को भी कि वो अपने हिसाब से अपना जो फाइनेंसेस है उसको देख सके, इसलिए उनको जो अधिकार मिल गया अपने स्वर्गवासी पति की प्रॉपर्टी का। ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है क्योंकि इसके पहले हम कहाँ देखते हैं, इसके पहले हमें ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलता। यहाँ पे हमने पहली बार देखा। लास्ट टाइम हमने जब देखा था ये, तो एक कॉन्सेप्ट आया था स्त्री धन का। महिला जो अपना खुद का पैसा जोड़ पाती है बचा के, या ये सब, या उसे जो दहेज में मिलता है, या उस जो उसकी फैमिली शादी के वक्त उसे गिफ्ट वगैरह देती है, उस पर ही अधिकार था महिलाओं का बस पहले के टाइम में, स्त्रीधन। अभी इतने नए नई चीज़ें और इनके पास आ जाती हैं। सोशल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस पीरियड, तो ग्रोथ ऑफ ऑक्यूपेशनल ग्रुप्स, वी ऑलरेडी नोटिस्ड इट। ऑक्यूपेशनल ग्रुप्स ही आगे जाके हैं जो जातियों में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है, जाति बन जाती है इनमें, फॉर्मेशन ऑफ न्यू जाति बिकॉज ऑफ ऑक्यूपेशन ओनली। एक्सपांशन ऑफ ब्यूरोक्रेसी, हमने देखा कायस्थ किस तरह से डेवलप होते हैं इस टाइम में, तो और इनका जो काम रहता है, दिस हेल्प इन ग्रोथ ऑफ किंगडम्स, डेवलपमेंट ऑफ रिकॉर्ड कीपिंग एंड एक्सपांशन ऑफ रेवेन्यू सिस्टम। कायस्थ की मदद से ये सब किया जाता है। स्मृति का इन्फ्लुएंस हमें देखने को मिलता है सोशल लाइफ में, शादियों में,
Social life continued to be regulated by Dharmashastra, Smriti and customary practice because of the Brahminical tradition. ब्राह्मणिकल ट्रेडिशन बोल लीजिए, रिलीजन बोल लीजिए, जो भी आप बोलना चाहें, क्योंकि अभी भी नाम हिंदुइज्म नहीं पड़ा है इसका, ठीक है। और एक नई फ्यूडल सोसाइटी इमर्ज होकर आती है, किस तरीके से कि द इंक्रीजिंग प्रैक्टिस ऑफ लैंड ग्रांट्स। ये हम हर जगह पढ़ते हैं कि लैंड ग्रांट बांट दिया जाता था पोस्ट मॉडर्न पीरियड में, क्योंकि कैश था ही नहीं यार भाई, कैश ही नहीं था, कैसे दे दे किसी को, तो लैंड दे दिया जाता था काम करने के लिए। अगर आप चाहते हो कि आप स्टेट को सर्विस दोगे कुछ, तो आपको एक लैंड का टुकड़ा मिल जाएगा, जिसके ऊपर खेती करके और वहां से टैक्सेशन चुका के आप अपना जीवन व्यापन करेंगे। आप कैश में सैलरी अब नहीं मांगेंगे। This contributed to the growth of a feudal social order and strengthening the position of local chiefs and Brahmins. अब because the land was more or less given to these elite orders of the society, जैसे कोई important आपका एडमिनिस्ट्रेटर हो गए, कोई आपके मिलिट्री के नायक हो गए, या कोई आपके ऐसे प्रीस्ट हो गए जिन्होंने अश्वमेध यज्ञ करवाया, कोई बड़ा रिचुअल करवाया राजा के लिए, उनको दान दे दिया जाता था जमीन, और अब वो यहाँ से डेवलपमेंट शुरू होता है। हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस जो हमें देखने को मिलता है, तो सोशल चेंज, society retained traditional features while gradually adapting to changing economic and administrative condition. धीरे धीरे हमें ये चेंजेस जो है बहुत ही ग्रेजुअल, बहुत ही धीरे धीरे स्लोली हमें यहाँ पे चेंज देखने को मिलते हैं। ट्रेडिशनल फीचर्स भी चल रहे हैं, धर्मशास्त्र स्मृतिज वगैरह फॉलो हो रही है, लेकिन विधवाओं को अधिकार है पुनः शादी करने का। राइज ऑफ न्यू कास्ट हमने देख लिया, कास्ट का पोजीशन ऑफ वुमेन बढ़ जाता है, और मैरिज प्रैक्टिस जो है ये भी हमें डेवलप होते हुए रीमैरिज जो है दिखती है यहाँ पे। Why did Kayastha rise in importance? So, expansion of kingdoms after the Gupta period increased the need for revenue records, land grants, official correspondence and administrative documentation. इसका रिजल्ट ये होता है प्रोफेशनल स्क्राइब्स, स्क्राइब्स मींस दोस हु राइट फॉर समवन, तो वो स्क्राइब्स होते हैं। स्क्राइब्स ग्रेजुअली फॉर्म्ड एंड अ हेरिडिटरी सोशल ग्रुप नोन एज कायस्थ, एंड दिस हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस इसका ये है कि इमर्जेंस ऑफ कायस्थ इज वन ऑफ द क्लियरेस्ट एग्जांपल ऑफ हाउ एडमिनिस्ट्रेटिव डेवलपमेंट इन्फ्लुएंस द सोशल स्ट्रक्चर इन अर्ली मेडिवल इंडिया। ऑलराइट, यहाँ से हमें ज़रूरत के हिसाब से, जो आपकी ज़रूरत है उसके हिसाब से हमने देखा किस तरीके से एक नई सोशल क्लास इमर्ज होती है, क्योंकि ज़रूरत थी रेवेन्यू रिकॉर्ड्स की, क्योंकि ज़रूरत थी करस्पॉन्डेंस की, इसलिए ज़रूरत पड़ती है हमें कायस्थ जाति की। इस तरीके से जो बहुत सारी जो भिन्न भिन्न जातियाँ हमारे देश में उपलब्ध है, उनका मेन रीज़न यही है। जिस ज़रूरत के लिए जो आदमी जो काम कर सकता है, वो उस जाति का एक हिस्सा बन जाता है। ठीक है, थोड़ा सा अब हम पढ़ते हैं इकोनॉमिक लाइफ के बारे में। सोसाइटी पढ़ ली हमने, लिटरेचर और लैंग्वेज पढ़ लिया, थोड़ा सा इकोनॉमी के बारे में हम समझते हैं कि क्या था पोस्ट गुप्ता पीरियड में। तो पोस्ट गुप्ता पीरियड विटनेस कंसिडरेबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी, लिटरेरी वर्क, इंस्क्रिप्शंस, फॉरेन अकाउंट्स, ये सब हमें इन सब चीज़ों के बारे में बताते हैं, जैसे एग्रीकल्चर, इरीगेशन, इंडस्ट्री, ट्रेड, कॉमर्स, गिल्ड ऑर्गेनाइजेशन। ह्यून सांग का अकाउंट देखा ना हमने, तो किस तरीके से वो सब उनने वहाँ पे डेवलपमेंट हमें देखने को मिलता है, ये हम देखते हैं। Both inland and overseas trade flourished, linking India with Central Asia, West Asia, China and Southeast Asia. एग्रीकल्चर किस तरह से फाउंडेशन था इकोनॉमी का उस समय, ये देखेंगे हम। तो एग्रीकल्चर रिमेन द चीफ ऑक्यूपेशन एंड इकोनॉमी वाज प्राइमरीली एग्रीकल्चर। हमने देखा लैंड ग्रांट्स भी दिए इसलिए जाते थे, फैक्ट्री खोलने के लिए थोड़ी दे रहे थे लैंड ग्रांट्स, खेती करने के लिए दे रहे थे, तो उसी के लिए लैंड ग्रांट्स दिए जाते हैं। फूड ग्रेन्स, तो एक किताब थी आपकी मेधा तिथि, मेधा तिथि क्लासिफिकेशन बोला जाता है इस बात को। तो इसमें क्या बताया गया है कि 17 आर्टिकल्स, 17 टाइप के आपके प्रोडक्ट्स होते थे एक कैटेगरी में, जिसका नाम था धान्य। धान्य, धान्य, ठीक है, धा धन य धान्य। धान्य में आपके 17 टाइप के आर्टिकल्स हुआ करते हैं, जैसे आपका राइस हो गया, बार्ली हो गया, ठीक है, सीरियल्स हो गए कुछ और टाइप के, कुछ और फूड ग्रेन्स हो गए, दाल वाल हो गई, तो ये सब 17 टाइप के ऐसे आर्टिकल्स थे उसमें धान्य में, मेधा तिथि में। दिस इंडिकेटेड एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन एंड एडवांस फार्मिंग प्रैक्टिसेस। आप ये नाम याद रखेंगे, मेधा तिथि। फिर अभिधन्न रत्नमाला। अभिधन्न रत्नमाला क्या है? ये एग्रीकल्चर के ऊपर कुछ बात करती है किताब अभिधन्न रत्नमाला। तो इस किताब में मेंशन किया गया है कि लार्ज वैरायटी ऑफ सीरियल्स एंड फूड ग्रेन्स अलोंग विद देयर सिनोनिम्स, इनके नाम दिए गए हैं कि इन्हें और क्या कहा जाता था इन पर्टिकुलर फूड ग्रेन्स को।
एंड दिस रिफ्लेक्ट्स एक्सटेंसिव कल्चरल एग्रीकल्चरल नॉलेज एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ग्रुप्स। अब एक जगह पे हमें क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल भी देखने को मिलती है। कुछ टेक्स्ट में सॉइल्स के बारे में लिखा गया है, किस तरीके कितने तरीके की मिट्टियां होती थी, तो ये इतने तरीके की मिट्टियां होती थी। फर्टाइल, बैरन, फैलो, डेजर्ट, एक्सीलेंट सॉइल, ग्रास कवर्ड सॉइल, वीड अबंडेंट, ब्लैक, येलो, रिवर फेड फर्टाइल सॉइल, रेन फेड फर्टाइल सॉइल। इसी तरीके की आपकी जो है ये अलग अलग मिट्टियां किस तरीके से अलग अलग राज्य के हिस्से में फैली हुई थी, इसकी भी ये बात यहाँ होती है। डेमोन्स्ट्रेट एडवांस अंडरस्टैंडिंग ऑफ एग्रीकल्चरल कंडीशंस एंड लैंड मैनेजमेंट। एक पर्टिकुलर टाइप का क्रॉप जो है एक पर्टिकुलर टाइप की मिट्टी में ही उगता है, तो इस वजह से हमें डिफ्रेंसिएशन यहाँ पे मिल जाता है कि किस तरीके से कौन सा अनाज कहाँ उगाना है, और बहुत आसानी होती है कि किस सीजन में क्या उगेगा और कौन सी ज़मीन में कैसी कोई चीज़ उगेगी। ये एक पर्टिकुलर साइंस है, एग्रीकल्चरल साइंस बोलते हैं हम जिसे, और ये यहाँ पे काम आती है। इरिगेशन, अब हर चीज़ जो रेन फेड तो हो नहीं सकती, कहीं कहीं पे इरिगेशन भी यूज़ होता था। तो किस तरीके का होता था वो, तो अराहत्ता यूज़ होता था। ये क्वेश्चन यूपीएससी कई बार पूछ चुका है अलग अलग तरीके से। तो अराहत्ता क्या होता है? इट इज़ अ पर्शियन व्हील एंड यूज फॉर लिफ्टिंग वाटर फॉर इरिगेशन। अगर आप यहाँ डायग्राम देखेंगे तो आप ये देखिए, जैसे ये जो है यहाँ पे एक, यहाँ तो अभी थोड़ा मॉडर्न सिस्टम हो गया, पंप वगैरह लगा होगा यहाँ पे। यहाँ पे क्या होता था, एक आपका बैल बंधा होता था, बैल गोल गोल घूमता है, उसके घूमने की वजह से शाफ्ट सीधे तरीके से गोल गोल घूमती है, और उससे ये वाला जो आपका पहिया है जिसके ऊपर आप देख रहे हैं बकेट्स लगे हुए हैं, ये पानी में इस तरीके से वर्टिकल एक्सिस पे ऐसे गोल गोल घूमता था। अब जब इस तरह गोल गोल घूम रहा है तो पानी नीचे से लेकर आता था और ऊपर फेंकता जाता था पानी। इस तरीके से इरिगेशन प्रैक्टिस किया जाता था। तो अराहता ये होता अराहता। लेदर बकेट्स यूज होते थे इसमें अराहता में, कॉमनली यूज इन इरिगेशन डिवाइसेस। इसका एविडेंस हमें कहाँ मिलता है? इसका हमें कुछ इंस्क्रिप्शंस में इसका एविडेंस मिलता है। सिग्निफिकेंस क्या है इसका? इंडिकेट्स इंप्रूवमेंट इन इरिगेशन टेक्नोलॉजी एंड हेल्प्स इंक्रीज एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी। ये आपका अराहता सिस्टम है। ठीक है, जैसे ये पानी यहाँ से फेंकता जा रहा है और ये वाले आपके स्लूइस के थ्रू ये पानी आपका गिरता जा रहा है, देखेंगे ये है ना, पानी गिर रहा है। फिर टेक्सटाइल इंडस्ट्री की थोड़ी बात करते हैं। अब ये हमारा एग्रीकल्चर वाला पार्ट हो गया, अब टेक्सटाइल इंडस्ट्री देख लेते हैं। तो टेक्सटाइल का प्रोडक्शन भी जो है इस समय काफी बढ़ता है। हमने एक चीज नोटिस करी थी, ह्यूनसांग क्या कहता है हर्षा के एम्पायर के बारे में, कि फैशन बहुत जल्दी जल्दी जगह जगह पे चेंज हो रहा है, कहता है वो। तो वो इसके यहाँ से भी समझ में आता है हमें कि टेक्सटाइल इतने टाइप के थे कि फैशन इतनी जल्दी चेंज हो सकता था इस रीजन में। टाइप्स ऑफ टेक्सटाइल क्या मेंशन है कि वुलन यान होता है, हेम्पिन, ये हेम्पिन आपका जो गांजे का पेड़ होता है वहां से आता है हेम्प। ठीक है, सिल्क गारमेंट्स, गारमेंट मेड फ्रॉम डियर हेयर एंड शीप वुल, गोट वुल, ये सारे आपके जो प्रोडक्ट्स है ये यूज हुआ करते थे। सिग्निफिकेंस है इसका, हाईली डाइवर्सिफाइड टेक्सटाइल सेक्टर क्रिएट हो जाता है इंडिया में उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे, बिकॉज ऑफ ऑल दीज रिसोर्सेज, ऑल दिस टेक्नोलॉजी। तो जो आइडियाज है वो तो अब एडवांस हो गए हैं, पर ट्रेड में क्योंकि इशू इसलिए था क्योंकि छोटे छोटे किंगडम्स में बढ़ चुका था और टैक्सेशन बढ़ जाता है, इसलिए ट्रेड थोड़ा सा कमजोर हो गया था। लेकिन एडवांसमेंट तो हो ही रहे थे, साइंटिफिक एडवांसमेंट जो चाहिए थे नए डेवलपमेंट्स के लिए। नए प्रोफेशनल ग्रुप्स हमें देखने को मिलते हैं, जैसे वीवर्स, डायर्स, टेलर्स, ऑल एसोसिएटेड विथ आपका ये जो है टेक्सटाइल इंडस्ट्री, डेमोन्स्ट्रेट स्पेशलाइज्ड लेबर एंड अर्बन क्राफ्ट। मेटल इंडस्ट्री देखने को मिलती है हमें सौराष्ट्र में, फेमस फॉर इस बेल इंडस्ट्री, आज भी फेमस है। घंटियां बहुत अच्छी बनती हैं इस रीजन में, ब्रास की, तांबे की, जो मंदिरों में बड़ी बड़ी घंटियां बनती है ना, हम मंदिर जाते हैं घंटी बजाते हैं, बड़ा घंटा रहता लगा हुआ, वो मोस्टली इस सौराष्ट्र वाले रीजन में बनती है। वंगा या बंगाल, यहाँ पे टिन इंडस्ट्री डेवलप हुई। ओके, इंडिकेट्स रीजनल स्पेशलाइजेशन इन मैन्युफैक्चरिंग। जेम्स एंड ज्वेलरी, ये भी एक इम्पॉर्टेंट आपका उस समय का है। इंडिया वॉज ऑलवेज गुड इन प्रोड्यूसिंग जेम्स एंड ज्वेलरी फॉर द वर्ल्ड, और आज भी हम करते हैं ये। तो 33 टाइप के 33 वेराइटीज ऑफ जेम्स हमें देखने को मिलते हैं, जैसे डायमंड, एमरल्ड, रूबी, पर्ल, सफायर, एंड वी न्यू अबाउट इट एंड वेयर टू फाइंड देम, वी ऑल्सो न्यू अबाउट दैट साइंस। रिफ्लेक्ट्स द प्रॉस्पेरिटी ऑफ अ लग्जरी ट्रेड एंड शो एडवांस नॉलेज ऑफ जेम क्लासिफिकेशन। ट्रेड एंड कॉमर्स और किस तरीके से डेवलप होता है, तो हमने इंटरनेशनल ट्रेड जो रहता है थोड़ा बहुत वो किस तरीके से रहता है, तो हमें ये मिला है सोर्सेज से, अरब जो सोर्सेज, चाइनीज सोर्सेज और कुछ इंडियन सोर्सेज में भी हमें एविडेंस मिलता है इंटरनेशनल ट्रेड का। ऑल मेंशन फ्लरिशिंग ट्रेड नेटवर्क्स, इंडिया सर्व्ड एज एन इंटरमीडियरी बिटवीन ईस्ट एंड वेस्ट, स्ट्रेंथेंड
economic prosperity and India enhanced its role in global commerce, but not too much on the scale of getting money. वो थोड़ा कम हो गया था because taxation was very high. Horse trade. Superior breeds of horses were imported from Central Asia, Western Asia. अच्छी क्वालिटी के घोड़े मंगाए गए इस समय वहां से. Essential for cavalry forces of medieval kingdom. कैवलरी मतलब घुड़सवार, तो ये इनके लिए अच्छे किस्म के घोड़े मंगाए गए अलग अलग जगहों से. कोस्टल ट्रेड देखने को मिलता है हमें इनके टाइम में. द प्रॉस्पेरिटी ऑफ कोस्टल टाउन्स अट्रैक्टेड फॉरेन मर्चेंट्स. इंपॉर्टेंट रीजन्स इसके थे गुजरात, मालाबार कोस्ट, तमिल कोस्ट, ये सब इंपॉर्टेंट आपके कोस्टल रीजन्स थे. एंड बिकेम द सेंटर ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड. ये हम पूरे रीजन की बात कर रहे हैं, हम 600 साल की बात कर रहे हैं, याद रखिएगा. मैं स्पेसिफिक कहीं पॉइंट करके नहीं बोल रहा कि हर्षा के टाइम की बात है या आपके कामरूप के टाइम की बात है या राष्ट्रकूट के टाइम. ये हम ओवरऑल पढ़ रहे हैं 600 साल के पीरियड में जो जो डायनेस्टीज आई उनके इसमें ओवरऑल क्या क्या नई चीजें देखने को हमें मिलती हैं, फीचर्स क्या रहते हैं उस समय के. तो अरब जोग्राफर्स मेंशन सेवरल इंपॉर्टेंट पोर्ट्स इन द वेस्टर्न कोस्ट. तो क्या क्या थे वो पोर्ट, ये है वो पोर्ट. देबल आपको दिखता है इंडस डेल्टा में, कैम्बे गुजरात में, थाने महाराष्ट्र, सोपारा महाराष्ट्र एंड क्विलोन केरला. Served as a major center of maritime trade and connected India with West Asia and Indian Ocean world. पहली बार अच्छा इंडिया अच्छे से जो है अपने ओशंस वगैरह एक्सप्लोर करना शुरू कर चुका था बिकॉज ऑफ ऑल दिस ट्रेड. गिल्ड्स हमें फिर से देखने को मिलती है. हम कब से गिल्ड्स पढ़ते आ रहे हैं, श्रेणीज. हर जगह पे श्रेणीज का हमने वर्णन देखा है. आपके फीचर्स में जब भी आप इकोनॉमी के बारे में बात करेंगे तो आपको श्रेणीज देखनी ही पड़ेंगी मोस्टली, तो हमने हर जगह देखा है. तो गिल्ड्स कंटिन्यू टू प्ले अ वाइटल रोल इन इकोनॉमिक लाइफ. ठीक है. मेंशन्ड बाय मेधा तिथि. मेधा तिथि ने इसको भी मेंशन किया है कि इंडस्ट्रियल गिल्ड हमको देखने को मिलते हैं और मर्केंटाइल गिल्ड देखने को मिलते हैं. वो गिल्ड जो कुछ बनाते हैं और वो गिल्ड जो कुछ चीजें ले जाके बेचते हैं. कंपोजिशन कैसा रहता है गिल्ड का, तो इसमें ट्रेडर्स होते हैं, आर्टिसान्स होते हैं, मनी लेंडर्स होते हैं, क्राफ्ट्समैन होते हैं, मर्चेंट्स होते हैं. ये सारी चीजें होती हैं गिल्ड को सक्सेसफुल बनाने में. फंक्शंस रहते हैं इनके रेगुलेशन ऑफ ट्रेड, प्रोटेक्शन ऑफ प्रोफेशनल इंटरेस्ट, ट्रेनिंग ऑफ अप्रेंटिसशिप एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन. नया कुछ आपको हुनर जो बोला जाता है, हुनर सिखाने में, और फिर आपको ट्रेड प्रैक्टिस किस तरीके से करनी है वो बताने में. अगर आपको लोन की जरूरत है तो लोन मनी लेंड करने में, ये सारी चीजें में मदद करती थी गिल्ड आपकी, अगर आप एक गिल्ड का हिस्सा है तो. And guilds was thus an important institution of urban economic life. We won't say about the rural ones, but the urban centers, they really do had these guilds जो कि काफी उनकी मदद किया करते थे. इस टाइम का कॉइनेज, हमने हर्षा के कॉइन देखे थे, पीकॉक कॉइन. ठीक है. उनके फिर बुल कॉइन भी है, जिस कॉइन के पीछे हर्षा आगे बने, पीछे बुल बना हुआ है. ओके. इंस्क्रिप्शन जो होते थे इनके कॉइन पे मोस्टली नगरी में होते थे, ये हमने नोटिस किया था. और काफी बाकी रीजनल कॉइन्स भी काफी डेवलप हुए इसमें. तो गोल्ड कॉइनेज डिक्लाइन कंपेयर टू गुप्ता पीरियड, क्योंकि ट्रेड वाज वेरी लेस, फॉरेन ट्रेड. मोस्टली द गोल्ड केम फ्रॉम रोम या फॉरेन रीजन से गोल्ड अंदर आता था. तो अब जब फॉरेन ट्रेड कम हो गया था, कमजोर हो गया था, तो गोल्ड इतना नहीं मिलता हमें. Regional kingdoms increasingly issued silver and copper coins, and local exchange and barter continued to play a role in many rural areas. और कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थे इसके, तो यही वाली बात हमने जो है डिस्कस करी है ऊपर. ये शॉर्ट में लिखा हुआ है यहाँ पे सब कुछ, आप देख लीजिएगा इसको, नॉट टू मच इंपॉर्टेंट. और सेम गोज विथ हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस. ये मोस्टली मेंस के आंसर के हिसाब से लिखा जाता है. कभी मेंस का आंसर लिखना है तो यू कैन डायरेक्टली कोट फ्रॉम दिस. तो मैं इसलिए ये पॉइंट्स हमेशा देता हूँ इसमें लास्ट में, ताकि ये जो हमारे क्लैरिटी है ये बनी रहे. जो हम इतना सारा चीज़ें पढ़ते हैं उसको रिवाइज करने के लिए हमारे पास कुछ होना चाहिए छोटा सा. तो बेसिकली ये आपका रिवीजन पॉइंट है. हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस हो गया या ये आपका कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह हो गए, ये सब. ठीक है. अगला है आपका रिलीजन एंड फिलोसफी. सोसाइटी हो गया, इकोनॉमी हो गया, लैंग्वेज एंड लिटरेचर हो गया. अब हम बात करेंगे रिलीजन और फिलोसफी कैसी थी उस समय की. तो पोस्ट गुप्ता पीरियड विटनेस एन इंपॉर्टेंट रिलीजियस एंड फिलोसफिकल डेवलपमेंट. एग्जिस्टिंग रिलीजियस ट्रेडिशंस अंडरवेंट significant transformation. Buddhism and Jainism adapted many devotional and ritualistic features that had become popular in Hindu tradition.
पूजा करना, मूर्तियाँ बनाना, उसकी पूजा करना, अगरबत्ती वगैरह लगाना, आरती करना जैन भगवानों की, तीर्थंकरों की, ये सब चीज़ें यहाँ पे हमें देखने को मिलती हैं। अब नाउ earlier it was the Brahminical religion that tried to copy practices from Buddhism and Jainism. Now it is the other way around. अब बुद्धिज्म और जैनिज्म फिर से रीपॉपुलर होने के लिए ब्राह्मणिज्म को कॉपी करना शुरू करते हैं। न्यू रिलीजियस मूवमेंट पर्टिकुलरली तांत्रिसिज्म गेन प्रोमिनेंस ड्यूरिंग द पीरियड। हमने कामाख्या मंदिर का देखा था, ठीक है। उसी तरह बुद्धिज्म में भी तांत्रिसिज्म है जो वो चालू होता है, जिसे हम वज्रयान कहते हैं, वज्रयान की प्रैक्टिस कहते हैं, वो भी डेवलपमेंट में आती है इस समय। बुद्धिज्म theistic tendencies. Buddhism developed theistic tendencies on the models of Shaivism and Vaishnavism, and greater emphasis on worship, rituals, and devotion and bodhisattva marked a departure from earlier, more philosophical and monastic traditions. शुरू कहाँ से होता है? जो हमने देखा था, जो ओरिजिनल स्कूल ऑफ थॉट है इनका, ये है हीनयान। हीनयान के बाद कुछ लोगों ने बोला कि नहीं, हम बोधिसत्व की पूजा करते हैं, या हम खुद भगवान बुद्ध की पूजा करते हैं, उनकी कहानियां सुनते हैं, तो उनकी पूजा भी करनी चाहिए। तो वहां से डिराइव होता है आपका महायान। ग्रेटर व्हील जो है बाद में डेवलप हो जाता है, बड़ा बन जाता है हीनयान से वो, इसलिए उसका नाम महायान रखा गया है। फिर आप देखते हैं अब जो सिचुएशन चल रही है, अब कंपैरिजन हो रहा है कि भैया जिस तरीके से पूजा पाठ होती है, आपके मंदिर बनते हैं बड़े बड़े और पूजा पाठ होती है भगवान की, हिंदू धर्म में, ब्राह्मणिकल रिलीजन में, हमें भी वो करना चाहिए। जैनिज्म और बुद्धिज्म के जो प्रोपोनेंट्स है वो ये बात सोचते हैं। तो हमें ये चीज देखने को मिलती है यहाँ पे। तांत्रिसिज्म का मतलब क्या होता है? रिचुअल प्रैक्टिस करना, बलि देना, रिचुअल्स करना। अब देखते हैं, हम तांत्रिक बोलते हैं इनको, क्या करते हैं, दे परफॉर्म एन एलैबोरेट रिचुअल फॉर अ रिजल्ट। वो सारी चीजें भी यहाँ पे बुद्धिज्म और जैनिज्म में शुरू हो जाती हैं। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ बुद्धिज्म, डिक्लाइन ऑफ अर्लियर ट्रेडिशंस। तो डिक्लाइन ऑफ प्योर हिनायान ट्रेडिशंस, जो कि बोलता था कि हमें बुद्ध ने जो बातें बताई हैं उसे फॉलो करना चाहिए, और डिक्लाइन ऑफ क्लासिकल महायाना दैट यूज्ड टू से दैट नहीं, हमें बोधिसत्व वगैरह को मानना चाहिए, हमें मूर्तियों की पूजा करनी चाहिए, बुद्ध की, बुद्ध को भगवान समझना चाहिए टीचर समझने के बजाय। तो वो भी यहाँ पे डिक्लाइन दोनों का ही होने लगता है। नए ट्रेंड्स देखने को मिलते हैं हमें बुद्धिज्म में इस समय। क्या कि न्यू फेज ऑफ बुद्धिस्ट फिलोसफी एंड रिलीजियस प्रैक्टिस इमर्ज एंड रिचुअलिस्टिक एंड मिस्टिकल एलिमेंट्स बिकेम इंक्रीजिंगली इंपॉर्टेंट। जो हम ऊपर बात कर रहे थे वज्रयान की, वो पॉपुलर होना शुरू होता है, रिचुअल्स, प्रैक्टिसेस, ये सारी चीजें। एंड सिग्निफिकेंस क्या है इसका? laid the foundation for later Vajrayana and Tantric Buddhist traditions. Alright, यही बात हमने ऊपर डिस्कस करी। अगला है आपका जैनिज्म। ग्रोथ एंड पॉपुलैरिटी, किस तरीके से बढ़ती है जैनिज्म की? तो जैनिज्म गेन कंसिडरेबल पॉपुलैरिटी अमंग मर्चेंट्स, ट्रेडर्स, अर्बन कमर्शियल ग्रुप who were mostly वैश्यास। ये ही सबसे बड़े सपोर्टर रहे हैं हमेशा जैन धर्म के। इन्फ्लुएंस ऑफ रीजन ऑफ इन्फ्लुएंस, नॉर्थ इंडिया, वेस्टर्न इंडिया एंड कमर्शियल कम्युनिटीज बिकेम मेजर सपोर्टर्स ऑफ जैन इंस्टीट्यूशन। उन्हीं के पास इतना रिसोर्सेज रहता था, और क्योंकि इनका इतना ज़्यादा जो है, आप बोल सकते हैं कि इंटरफेरेंस नहीं था डे टू डे लाइफ में जैन फिलोसफी का, तो इसलिए दे यूज टू प्रेफर कि हाँ ठीक है, जैन फिलोसफी इज बेटर फॉर अस। रॉयल पेट्रोनेज देखने को मिलता है हमें जैनिज्म को। तो जैनिज्म रिसीव्ड एक्सटेंसिव सपोर्ट फ्रॉम सेवरल रूलिंग डायनेस्टी। इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट पेट्रन्स कौन थे इनके? वेस्टर्न गंगा डायनेस्टी थी, बादामी चालुक्यास, राष्ट्रकूटास। ये हमने देखा राष्ट्रकूटास ने किस तरह अजंता में आपकी केव्स बनवाई जैन आपके मॉन्क्स के लिए, तो ये हम देखने को मिलता है। रॉयल पेट्रोनेज फैसिलिटेटेड द स्प्रेड ऑफ जैन इन साउथ इंडिया। हमने एक जैन उसका भी नाम देखा था, ठीक है, क्या नाम था इनका? जिनादेव, ऐसी कुछ नाम था इनका। ओके, तो वो उनका देखा था हमने प्रमोशन इस रीजन में आपके हर्षवर्धन के टाइम पे। तो हम ये सारी चीजें यहाँ नोटिस करते हैं। जैन आर्किटेक्चर का डेवलपमेंट होता है, बसादीस करके, जो जिस तरीके से विहार होते थे बुद्धिस्ट मॉन्क्स के लिए, जैन आर्किटेक्चर में उन्हें बसादीस कहा जाता है। तो बसादीस और जैन टेम्पल्स वर एस्टैब्लिश्ड ड्यूरिंग दिस पीरियड एंड बिकेम इंपॉर्टेंट सेंटर ऑफ वर्शिप एंड लर्निंग। ये वर्ड आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। महास्तंभ खड़े होना चालू होते हैं हर जगह जगह पे। अगर आपने कभी कोई जैन टेम्पल नोटिस किया होगा तो आपने देखा होगा उसका जो आंगन रहता है वहां पे एक खंबा रहता है बहुत बड़ा, ठीक है, और उसके ऊपर एक डिजाइन रहता है, इस तरीके से वो खंबा रहता है, ठीक है, और उसके ऊपर इस तरीके का एक डिजाइन बना रहता है, ये आपका होता है महास्तंभ।
इसके अलग अलग 8 हिस्से रहते हैं एक्चुअली, ऊपर से और नीचे से एक साइड से देखेंगे तो ऑक्टागन जैसा दिखता है, और इसमें जो 8 आपके जो वो थे रूल्स थे जैनिज्म के, वो इसमें लिखे हुए रहते हैं। अष्टांगी का मार्ग वगैरह ये लिखा है इनके बेसिकली, वो तो बुद्धिज्म में हो गया अष्टांगी का मार्ग, इसमें इनकी फिलॉसफी लिखी हुई है पूरी। तो अलग अलग सिंबल बने रहते हैं इसमें, स्वास्तिक बना रहता है, कहीं ऐसा करके आपने हाथ देखा होगा एक वो बना रहता है, ऐसा करके हाथ बना रहता है, तो ये अलग अलग सिंबल्स हैं इनके। मैनी महास्तंभास मॉन्यूमेंटल पिलर्स वर इरेक्टेड एंड सिंबलाइज जैन रिलीजियस डिवोशन एंड पेट्रोनेज। श्रावण बेलागोला का हमने देखा था इमेज, श्रावण बेलागोला यहाँ फेमस फॉर अ कोलोसल इमेज ऑफ श्रावण बेलागोला विच वाज इरेक्टेड इन दिस पीरियड। कौन से भगवान है ये? बाहुबली है श्रावण बेलागोला में, जो बहुत बड़ी मूर्ति देखी थी हमने एक वो। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉन्यूमेंट ऑफ जैन आर्ट एंड आर्किटेक्चर रिफ्लेक्ट्स द प्रॉस्पेरिटी ऑफ जैन कम्युनिटीज इन साउथ इंडिया। ओके, अब हम एक पॉइंट डिस्कस करते हैं कि व्हाई डिड जैनिज्म फ्लरिश अमंग द मर्चेंट्स। तो जैनिज्म किस पे एम्फेसाइज करता था? छोटी बातों पे, कि जैसे नॉन वायलेंस रखना है, हमें मारना नहीं किसी पशु को बेवजह, एथिकल कंडक्ट मेंटेन रखना है, गलत काम नहीं करना है, और ऑनेस्ट कमर्शियल प्रैक्टिसेस करनी है। लैंडिंग अगर कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए टर्म्स एंड कंडीशंस क्या है, आपको टाइम पे अपना ऋण जो है, आपको अपना जो इंटरेस्ट है वो देना चाहिए। इस तरीके के इनके जो प्रैक्टिसेस थी वो फॉलो करते थे जेंट्स। और दिस रिजल्टेड इन द applied strongly to traders, merchants and urban commercial communities. Merchants' patronage became one of the chief reasons for the survival and spread of Jainism during the early medieval period. क्योंकि इट वॉज ऑलरेडी ऑन अ डिक्लाइन मोड, ज़्यादा इसमें इतना स्टीम नहीं बचा था, क्योंकि ब्राह्मणिकल जो आपका रिलीजन है बहुत तेज़ी से आगे बढ़ता जा रहा था। तो ये सब चीज़ें जो है इनको, जो है मर्चेंट्स को, ट्रेडर्स को, इनको बहुत लुभाती थी जैन फिलोसफी, कि ये अच्छा अच्छा इसमें ये सब है, हमें बलि नहीं देनी है, हमें गाय पालने की जरूरत नहीं है, बहुत सारी चीज़ें थी इसमें। तांत्रिसिज्म का डेवलपमेंट हमें देखने को मिलता है कैसा, कि तांत्रिसिज्म ओरिजिनेटेड अराउंड द 6th century CE एंड बिकेम इंक्रीजिंगली इन्फ्लुएंशियल फ्रॉम द 8th century CE। लगभग 200 सालों में तांत्रिसिज्म अच्छे से डेवलप हो जाता है। एम्फेसाइज क्या करते हैं तांत्रिक्स? तो रिचुअल्स, मंत्रास, मिस्टिकल प्रैक्टिसेस, आइसोटोरिक आपके डॉक्ट्रिन्स, ये सब चीज़ों पे इनका फोकस रहता है। सेंटर ऑफ इन्फ्लुएंस, तो नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में हमें देखने को मिलता है तांत्रिक कल्ट। आपने देखा होगा कि अरुणाचल प्रदेश वगैरह वाले रीजन में बहुत सारी मोनेस्ट्रीज है हु फॉलो दिस तांत्रिक आर्ट ऑफ तांत्रिक सेक्ट ऑफ बुद्धिज्म। फिर हमने देखा कि भाई तिब्बत में जो दलाई लामा वाला कॉन्सेप्ट है वो भी वहीं से निकला है पूरा। मेंटेन क्लोज रिलीजियस एंड कल्चरल लिंक्स विद तिब्बत एंड सिग्निफिकेंस है कि बोथ बुद्धिस्ट एंड हिंदू रिलीजियस ट्रेडिशन इन्फ्लुएंस दैट रीजन, आपका तिब्बत का। भक्ति का कॉन्सेप्ट इमर्ज होता है, ये भी हमने देखा था। नाम जपना, राधा रानी की, राधा कृष्ण की कहानी, फिर आपका कृष्ण का बचपन बालपन किस तरीके से गया वगैरह वगैरह, ये कहानियां उभर के आती हैं, हमें देखने को मिलती हैं। ग्रोथ ऑफ डिवोशनल वर्शिप, राइज ऑफ शैविज्म एंड वैष्णविज्म, नायनास एंड अलवार्स लेड द फाउंडेशन। कहाँ मिलते हैं हमें? साउथ में, ऑन द मेडिवल भक्ति मूवमेंट। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इस रिलीजियस लाइफ के, ये वाली भी बात देख लेते हैं। तो को एग्जिस्टेंस ऑफ रिलीजन, आपने अभी देखा ब्राह्मणिकल रिलीजन, आपका बुद्ध रिलीजन और जैन धर्म, तीनों के तीनों एग्जिस्ट कर रहे हैं इंडिया में, कोई इशू नहीं है अभी, ठीक है। एंड डेमोन्स्ट्रेट रिलीजियस डाइवर्सिटी ऑफ द पीरियड। किसी राजा ने भी प्रोसिक्यूशन नहीं किया किसी और का, कि आप किसी और धर्म के तो आपको सजा दी जाए, ऐसा भी कुछ नहीं हुआ। तो ये इनके जो धर्म है कंटिन्यू रहे, को एग्जिस्टेंस में रहे और टॉलरेशन रहे यहाँ पे। ग्रोथ ऑफ डिवोशनल वर्शिप हमने देखा था राधा कृष्ण का, तो पर्सनल डिवोशन, टेम्पल वर्शिप और रिचुअल प्रैक्टिस पे ध्यान बढ़ने लगा लोगों का। अब जो है हमको बलि नहीं चढ़ानी पड़ती थी, ठीक है, और किसी पर्टिकुलर टाइप की प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं थी। अगर आप भगवान से बात करना चाहते हैं, यू कैन जस्ट गो टू अ टेम्पल, डू योर थिंग एंड कम बैक एंड योर कनेक्शन विद गॉड इज कंप्लीट। ये सारी चीजें होती थी। रिलीजियस इंस्टीट्यूशन बिकेम मोर एंड क्लोजली इंटीग्रेटेड विद द सोसाइटी एंड पॉलिटिकल पावर। तो अब जो प्रीस्ट जो पहले यज्ञ कराया करते थे, अब वो मंदिर में जाके पुजारी बनना शुरू कर दिया। किसी तरीके का हमें फिलोसफिकल डेवलपमेंट भी देखने को मिलता है। क्या? एक नया रिलीजियस थॉट ओरिजिन होता है यहाँ पे, जो कि रिचुअलिज्म को फॉलो करता है, जो कि आपका मिस्टिसिज्म को फॉलो करता है, जो कि आपकी डिवोशनल प्रैक्टिस को फॉलो करता है, तांत्रिसिज्म।
ओके, इसका इम्पैक्ट क्या होता है? प्रोड्यूस न्यू स्कूल्स ऑफ थॉट एंड रिलीजियस प्रैक्टिसेस एंड इन्फ्लुएंस लेटर मेडिवल रिलीजियस डेवलपमेंट। ये जो है आपका तांत्रिसिज्म, ये कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स यहाँ हमें लेकर आता है हमारे सामने, और हमें ये देखने को मिलता है। ऑलराइट गाइस, देखते हैं एजुकेशन के बारे में थोड़ी सी बात कि एजुकेशन में क्या हुआ उस समय। एजुकेशन सिस्टम दैट हैड ग्रेजुअली डेवलप्ड इन द अर्लियर सेंचुरीज कंटिन्यूड ड्यूरिंग द पोस्ट गुप्ता पीरियड। पाठशाला का सिस्टम हमने एक चीज नोटिस करी थी, लेकिन गुरुकुल आश्रम सिस्टम चल रहा था। मोनास्ट्रीज जो है आपकी महाविहार है जो बुद्धिस्ट के, वहां पे भी एजुकेशन प्रोवाइड करी जा रही थी। ठीक है, एजुकेशन रिमेन्ड क्लोजली एसोसिएटेड विद रिलीजन, टेम्पल्स, मोनास्ट्रीज, मठ, गिल्ड, इन सब के साथ एसोसिएटेड था एजुकेशन। द पीरियड विटनेस्ड द फ्लरिशिंग ऑफ सेवरल ग्रेट सेंटर्स ऑफ हायर लर्निंग एंड अट्रैक्टेड स्टूडेंट्स फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया एंड अब्रॉड। नालंदा में हमने देखा किस तरीके से बाहर से लोग आते थे। ह्यून सांग देखे, ह्यून सांग आए थे उस समय। ओके, तारानाथ आए थे, तारानाथ का भी हमने वहाँ पे डिस्क्रिप्शन देखा था कि उन्होंने क्या बोला। तो ये सारे लोग आए थे उस समय। बिगनिंग ऑफ एजुकेशन, ये कुछ चीजें जो हैं जो हमने 16 संस्कार के बारे में पढ़ा था। 16 संस्कार, उसमें कुछ चीजें ऐड होती हैं इस समय पे। क्या चीजें हैं वो? तो विद्या आरंभ का एक कॉन्सेप्ट ऐड होता है, एक संस्कार ऐड होता है। लेटेस्ट स्मृतिज इंट्रोड्यूस अ न्यू सैक्रामेंट कॉल्ड विद्या आरंभ। फॉर्मल कमेंसमेंट ऑफ एजुकेशन, जब आपका जनेऊ हो जाता है हिंदू धर्म में, जनेऊ हो जाता है, जब आपको उपनयन संस्कार बोलते हैं, जैसे उपनयन संस्कार हो जाता है, सेक्रेट थ्रेड मिलता है आपको जो डालने के लिए, उसके बाद आपका एक एजुकेशन का सिस्टम चालू होता है। इसे विद्यारंभ कहा जाता है, जहाँ पे उस समय के हिसाब से बच्चों को ये अधिकार मिल जाता था कि वो अब वेदों का ज्ञान ले सके। तो मार्क द बिगनिंग ऑफ अ चाइल्ड्स एकेडमिक लाइफ। इसके बाद एक और हमें देखने को मिलता है संस्कार जो आता है अक्षराविकृति या अक्षराभाष्य। अक्षराभ्यास, अक्षर लिखने की आपकी शुरुआत, या अक्षरा स्वीकृति, अक्षरों की स्वीकृति मिलती है लिखने की आपको। Another educational sacrament introduced during this period, this initiation into alphabet learning, reading, writing. ये सब करना सीखते हैं बच्चे जब, तो ये भी होता है। Represented the child's first formal lesson. ये कहाँ होता है? ये आपका विद्या आरंभ से पहले होता है। माँ बाप आपको सिखाते हैं कि किस तरीके से पढ़ना लिखना है, थोड़ा बहुत अगर उनको आता है तो आपके पिताजी आपको सिखाते थे। ये चीजें रहती हैं। टेम्पल एजुकेशन, तो टेम्पल एज अ सेंटर ऑफ लर्निंग, ये भी हमने देखा कि जब लैंड ग्रांट कर दिया जाता था और वहां पे कोई मंदिर खड़ा हो जाता था, तो वहां के जो पुजारी रहते थे वो आसपास के बच्चों को बुला के जो आपका मंदिर है उसी के आंगन में, उसके मंडप में पढ़ाते थे कुछ कुछ। यहाँ से हमारा सिस्टम शुरू होता था पाठशाला का। एक सिस्टम होता है रेसिडेंशियल स्कूल, जो कि आपका सिस्टम होता है गुरुकुल का। ये अलग अलग सिस्टम्स है आपके। Temples continued to function as an important educational institution rooted in the Vedic tradition. Foundational learning was centered around hermitage, ashramas and teachers' residence, gurukuls and temples. जो फाउंडेशनल लर्निंग है ये आपको यहीं मिलती थी, और बेसिक लर्निंग जो है पढ़ना लिखना आना चाहिए वगैरह वगैरह, ये टेम्पल में आपको मिल जाती थी, और इसके बाद फिर आप गुरुकुल चले जाते थे विद्यारंभ के लिए। विलेज टेम्पल जो थे, एजुकेशन यहाँ पे पढ़ाया यानी कराया जाता था प्रीस्ट के द्वारा, या कुछ रिलीजियस टीचर्स आते थे जो घूमते हुए वो लोग कुछ पढ़ा देते थे बच्चों को। इस तरीके से एजुकेशन इम्पार्ट होता था उस समय। और लार्जर टेम्पल्स जो होते थे, यहाँ पे कॉलेज अटैच टू मेजर टेम्पल्स प्रोवाइडेड एडवांस इंस्ट्रक्शन। बड़े मंदिर जो हुआ करते थे उनके साथ एक इंस्टीट्यूशन जुड़ा हुआ रहता था जो कि हायर एजुकेशन प्रोवाइड करता था आपको अलग अलग फील्ड्स में। इसका सिग्निफिकेंस क्या है? स्प्रेड ऑफ लर्निंग टू लोकल कम्युनिटीज शो करता है हमें कि एक्सेसिबल हो गई थी चीज़ें थोड़ी सी इन लोगों के लिए भी, लोकल पीपल के लिए। और प्रोफेशनल एजुकेशन किस तरीके का था इस समय? तो अप्रेंटिसशिप सिस्टम, अप्रेंटिस जो बनते हैं आपके, नौसिखिया बोलते हैं अप्रेंटिस को, अप्रेंटिसशिप सिस्टम जो है आपका, ये डेवलप होता है। और इसके डेवलपमेंट का जो सीन है ये इस तरीके से, जो गिल्ड्स वगैरह होते थे, दे यूज टू टेक इन अप्रेंटिस, दे यूज टू ट्रेन देम, और उन्हें वो एक मास्टर बनाने की तरफ अग्रसर करवाते थे। नौसिखिए से मास्टर तक का सफर तय होता था एक बच्चे का, एक बालक का, जो यहाँ पे अप्रेंटिसशिप करता था। प्रोफेशनल एजुकेशन वॉज मेंटेन्ड थ्रू प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एंड सेंटर्स ऑफ ट्रेनिंग वर गिल्ड्स, श्रेणीज जो हमने बात करी, आर्टिसन ग्रुप्स, प्रोफेशनल कम्युनिटीज, ये सारे काम अप्रेंटिसशिप देते थे, ताकि लोग, नए लोग, ये वाला जो है ज्ञान आपका किसी भी आर्ट एंड क्राफ्ट का या कोई आपके सामान बेचने का वगैरह वगैरह कर सके। ऑक्यूपेशन क्या सिखाए जाते थे? क्राफ्ट, ट्रेड, इंडस्ट्री, स्पेशलाइज्ड प्रोफेशंस वगैरह सिखाए जाते थे। इंपॉर्टेंस,
हेल्प प्रिजर्व टेक्निकल एंड वोकेशनल स्किल्स। पॉपुलर एजुकेशन किस तरीके से था, हमने ये देखा था कि ओरल होता था, क्योंकि भोजपत्र जो कि आपका बर्जबाक है आपका, वो काफी महंगा होता था, लिखना इतना आसान नहीं था, इंक वगैरह मिलना इतना आसान नहीं था, साइंटिफिक डेवलपमेंट ये भी नहीं हुआ था। तो सबसे आसान तरीका पढ़ाने का होता था ओरल, यहाँ से जो आपके टीचर है वो रिसाइट कर रहे हैं और आपको ज्ञान लेना है। तो श्रुति स्मृति वाला फंडा, स्मृति बोली जाती है, श्रुति सुनी जाती है, तो ये वाला फंडा चलता था। यहाँ से टीचर बोल रहा है, वहां से आप सुन रहे हैं, उसे समझ रहे हैं, इंटरप्रेट कर रहे हैं अपने हिसाब से। और इंटरप्रिटेशन एक्चुअली वो बता ही देते थे, लेकिन आप सुन रहे हैं उसको, आप लिख नहीं सकते, उसको लिखना वगैरह इतना आसान नहीं था उस समय। नॉलेज वॉज ऑल्सो ट्रांसमिटेड थ्रू ओरल टीचिंग एंड टीचर्स बाय टीचर्स कौन से होते थे आपके, सेंट्स होते थे, एल्डर्स, रिलीजियस टीचर्स, ये सब आपको पढ़ाया करते थे। फीचर इसका ये होता है कि सिंपलर देन एडवांस संस्कृत एजुकेशन एंड एक्सेसिबल टू कॉमन पीपल। अब सुनना ही तो है, सुन के उसको प्रोसेस करना है अपने दिमाग में, तो सुन के ये काम किया जा सकता है, लिखने से तो आसान ही है। सिग्निफिकेंस इसका था दैट इट हेल्प स्प्रेड मॉरल, रिलीजियस एंड कल्चरल वैल्यूज। मोस्टली ऑल दिस थिंग्स वर रिलेटेड टू द लाइफ ऑफ गॉड्स, और किस तरीके से रिलीजन वगैरह डेवलप होता है, आप जैसे जानते हैं कि इंपॉर्टेंट फिलोसफिकल थॉट्स जो इंडिया में डेवलप होते हैं, उनके बारे में यहाँ पे ये लोग बात किया करते थे। मैथ्स का भी इम्पोर्टेंस, जो सॉरी मैथ्स नहीं, मठास, रोल ऑफ मठ, जो हम मठ देखते हैं अभी आज के टाइम में, मठ। तो मठ का जो कॉन्सेप्ट है वो शुरू होता है, मठ वर ऑल्सो सेंटर्स ऑफ लर्निंग। हम देखते हैं हमारे यहाँ 4 मठ है, और भी बहुत सारे मठ है, लेकिन 4 आपके मेन मठ होते हैं, वो है आपके, ठीक है, जहाँ पे शंकराचार्य बैठते हैं, अगर आपने नोटिस किया होगा तो वो वाले आपके मठ होते हैं। न्यूमरस मठ्स, मोनास्टिक इंस्टीट्यूशन फंक्शन थ्रू आउट इंडिया। इंपॉर्टेंस क्या है इनका, कि रिलीजियस इंस्ट्रक्शन देते थे, फिलोसफी भी देते थे, और डिबेट वगैरह जो है आपका, डिबेट पे फोकस रहता था, और स्कॉलरशिप पे भी फोकस रहता था इनका। कंट्रीब्यूशन इनका देखने को मिलता है मठों का, कि facilitated the rapid movement of ideas across regions and promoted intellectual and cultural unity of the region। क्योंकि एक टीचर बहुत सारे बच्चों को पढ़ाता था, who came from a lot of places and they used to learn the similar moral values, similar things about the particular region, so they used to be together। इससे पेट्रियोटिज्म वगैरह बढ़ता है, अपनी जो संस्कृति है, जो आपका पर्टिकुलर जो स्टेट है उसके लिए आपके अंदर इमोशंस बढ़ते हैं। तो इससे भी क्या होता था कि आइडियाज तो आपके फैले ही फैले, लेकिन इससे आपकी एक कल्चरल यूनिटी डेवलप हो जाती है, कि बहुत सारे लोग हैं जो एक ही चीज़ का, एक ही थॉट प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं, एक ही चीज़, एक ही रिचुअल फॉलो कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें डेवलप हो जाती है। तो एक कल्चरल यूनिटी हमें देखने को मिलती है इस पर्टिकुलर रीजन में, इसकी मदद से। कुछ बुद्धिस्ट और जैन सेंटर ऑफ लर्निंग भी हुआ करते थे। क्या क्या थे वो, तो हायर एजुकेशन के लिए एडवांस एजुकेशन अवेलेबल था बुद्धिस्ट और जैन मोनेस्ट्रीज में। नालंदा विहार वगैरह देखा हमने, विक्रमशिला देखा, उदंतपुरी, सोमपुर महाविहारा। एडवांस एकेडमिक एंड स्पिरिचुअल स्टडी फ्लरिश्ड इन हाईली ऑर्गेनाइज्ड मोनेस्ट्रीज, विहारास एंड संग संघारमास। संघारमास आपके कौन से होते हैं, जैन्स के जो होते थे, जो संघ होते थे, तो उनको संघारम बोलते थे। तो संघारमास और विहारास आपके, आपको पता ही है बुद्ध का है, जो वर्ड्स आर इंपॉर्टेंट। तो विहारास एंड संघारमास यहाँ पे काम होता था पढ़ाने का। सब्जेक्ट क्या क्या पढ़ाए जाते थे इन बुद्धिस्ट और जैन जो आपके सेंटर्स हैं इनके द्वारा, तो रिलीजन, फिलोसफी, लॉजिक, ग्रामर, फिर आपका मेडिसिन, एस्ट्रोनॉमी, लिटरेचर, ये सब चीजें पढ़ाई जाती थी इनसे। अब ये एक आपका वो है यूनिवर्सिटी, कौन सी कहाँ क्या रही, और उनकी कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, हम बात कर लेते हैं इनके बारे में। नालंदा बिहार में, ठीक है, इसके कौन रहे फाउंडर, गुप्ता रूलर, कुमार गुप्त वन ने फाउंडेशन स्टोन रखा था, अगर आपको याद होगा तो। पेट्रोनाइज बाय हर्षास एंड पालास। मोस्ट फेमस बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी, 10,000 स्टूडेंट, 1500 टीचर्स, इंटरनेशनल सेंटर ऑफ लर्निंग, हेडेड बाय शील भद्र ड्यूरिंग हर्षास टाइम। हमने ये बात देखी है। फिर विक्रमशिला यूनिवर्सिटी, भागलपुर बिहार, धर्मपाल, पाल जो राजा थे, धर्मपाल आपके, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी स्पेशलाइज्ड इन एडवांस बुद्धिस्ट स्टडीज एंड फिलोसफी। एट वन टाइम इट वाज एज कंपेरेबल टू नालंदा, बराबर बराबर पे आ गए थे। उदंतपुरी महाविहार, बिहार शरीफ, ठीक है, गोपाल जो पहले राजा थे, पाल रूलर्स, उनने चालू किया था। इंपॉर्टेंट बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री एंड एजुकेशनल सेंटर अमंग द अर्लीस्ट पाला इंस्टीट्यूशन। फिर वल्लभी यूनिवर्सिटी, ये गुजरात में, यहाँ पे ये मेत्रिका रूलर जो थे, जो हमने अर्लियर डिसाइड किया था जब हम पढ़ रहे थे,
और हमने पुष्यभूति के बारे में पढ़ा, तो हमने 5 वहाँ पे अलग अलग पढ़े थे आपके इनिशियल जो जस्ट आफ्टर डिक्लाइन ऑफ गुप्ता 5 जो इनिशियल किंगडम्स इमर्ज हुए थे, उनमें से एक मेत्रका थे, याद होगा आपको। मेत्रका जो थे उन लोगों ने वल्लभी सेंटर चालू किया था। इट वॉज फेमस सेंटर फॉर सेक्युलर एंड रिलीजियस एजुकेशन। ओके, इसके बाद आपका सोमपुर महाविहार आता है। ये पहाड़पुर बांग्लादेश में है आपका, नौगांव का में हमने देखा था सोमपुर महाविहार का इमेज आपको। ये है आपका सोमपुर महाविहार, ठीक है, याद होगा पर्टिकुलरली आपको, मुझे लगता है। तो धर्मपाल ने शुरू करवाया था, देवपाल ने इसे खत्म करवाया सोमपुर महाविहार को। मेजर बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री एंड सेंटर फॉर लर्निंग, वन ऑफ द लार्जेस्ट बुद्धिस्ट विहारास इन साउथ एशिया, सोमपुर महाविहार। तो ये एक टेबल है, पढ़ लीजिएगा ये, ठीक है। थोड़ा सा अब हम आर्ट एंड आर्किटेक्चर के बारे में पढ़ेंगे यहाँ पे। मोस्टली तो हम कवर कर चुके हैं आर्ट एंड आर्किटेक्चर भी, ठीक है, हमने थोड़ा डिस्कस किया भी था लास्ट लेक्चर में भी, हमने डिस्कस किया था आर्ट एंड आर्किटेक्चर थोड़ा थोड़ा, कि किसने क्या बनवाया, कहाँ बनवाया, वगैरह वगैरह। यहाँ पे हम थोड़ा अच्छे से और एक बार देख लेते हैं इसको। The post-Gupta period was one of the most productive phases in the history of Indian art and architecture, and numerous temples constructed during the period have survived more than 1200 years. अभी तक चलते जा रहे हैं ये उस समय बने हुए जो आपके मंदिर है। And regional styles of architecture flourished under the patronage of various dynasties. Temple building, sculpture, rock cut architecture reached new heights in the of excellence. ये सारी चीजें हमें देखने को मिलती है इस समय का जो आर्ट एंड आर्किटेक्चर है उससे। टेम्पल आर्किटेक्चर, तो लार्ज स्केल टेम्पल कंस्ट्रक्शन टुक प्लेस अक्रॉस इंडिया। टेम्पल्स बिकेम सेंटर फॉर रिलीजन, आर्ट्स, कल्चर, एजुकेशन, सोशल एक्टिविटीज। टेम्पल में सिर्फ पूजा ही नहीं होती थी, ये सारी चीजें सिखाई भी जाती थी, और ये वाली सारी चीजें जो आपकी मेन स्ट्रीम में धीरे धीरे करके आती है, इनका जो ओरिजिन होता है ये टेम्पल आर्ट के थ्रू ही पहले होता था। आर्किटेक्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थे कि रिच कल्चरल ऑर्नामेंटेशन, डेकोरेटिव कार्विंग्स, इलैबोरेट टेम्पल प्लान्स एंड रीजनल आर्किटेक्चरल स्टाइल्स हमें देखने को मिलती है मंदिर के निर्माण में यहाँ पे इस टाइम में। नागर स्टाइल का डेवलपमेंट होता है यहाँ पे। तो नागर स्टाइल वाज अ प्रिंसिपल टेम्पल ऑफ नॉर्दर्न इंडिया। जो मेन हमारे यहाँ पे जो बनते हैं, जो नॉर्थ इंडिया में बनते हैं मंदिर, वो नागर स्टाइल होते हैं। साउथ में जो बनते हैं वो द्राविडन स्टाइल होता है, और बीच में एक स्टाइल होता है वैसरा। वो हम जब अगर उसमें मेडिवल में जब हम होसाला किंगडम के बारे में पढ़ेंगे तो हम उसमें डिस्कस करेंगे वो। तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं नागर स्टाइल की? कर्वीलिनियर शिखर टावर। टावर ऐसा सीधे जाते हुए नहीं जाता, ऐसा इस तरीके से जाता है, थोड़ा कर्व होते हुए जाता है, ठीक है। फिर इसके ऊपर कलश रखा रहता है आपका इस तरीके से, इसके ऊपर एक पताका लगी रहती है, ठीक है। मंदिर आपने ऐसे ही देखा होगा, फिर ये ऐसा रहता है, इस तरीके से रहता है मंदिर। तो ये कर्वीलिनियर स्ट्रक्चर शिखर था आपका, इसको शिखर बोलते हैं, टावर। रिच स्कल्पचर डेकोरेशन, इसमें जो है रिलीफ स्कल्पचर्स वगैरह बने होते थे इनकी दीवारों पर मंदिरों की। खजुराहो के मंदिर देखे होंगे जैसे आपने। मॉन्यूमेंटल टेम्पल स्ट्रक्चर, बहुत बड़े बड़े मंदिर साइज में बनाए जाते थे। उड़ीसा में कौन से टेम्पल मिले हमें? लिंगराज टेम्पल के बारे में अगर आपने सुना होगा तो ये उड़ीसा में है। तो भुवनेश्वर में टेम्पल्स ऑफ भुवनेश्वर आर अमंग द फाइनेस्ट एग्जांपल ऑफ नागर स्टाइल। मैग्निफिसेंट आर्किटेक्चरल स्पेसिमेन ऑफ नॉर्थ इंडियन टेम्पल आर्किटेक्चर, फेमस फॉर टावरिंग शिखरास, इंटीग्रेट कार्विंग्स एंड आर्टिस्टिक एक्सीलेंस। इंट्रिकेट कार्विंग्स भी है, बहुत सुंदर छोटा छोटा चीजें बनाई हुई है यहाँ पे, तो काफी सुंदर दिखता है। अब जैसे हम देखेंगे तो ये लिंगराज देखिए, अब लिंगराज टेम्पल, इसमें देख रहे हैं छोटी छोटी कार्विंग्स वगैरह, ये अब देखेंगे जैसे यहाँ पे कार्विंग्स है, ओके, ये कार्विंग्स है, तो ये कार्विंग्स बनाई गई है, तो ये बहुत सुंदर दिखाई देता है। लिंगराज टेम्पल आपका उड़ीसा में, ठीक है। तो खजुराहो टेम्पल का भी डेवलपमेंट होता है इस समय मध्य प्रदेश में। ये खजुराहो ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स है बुंदेलखंड में, छतरपुर जो आपका है डिस्ट्रिक्ट पड़ता है मध्य प्रदेश में, वहां पे आपके ये एग्जिस्ट करते हैं खजुराहो। आउटस्टैंडिंग एग्जांपल ऑफ नागर स्टाइल आर्किटेक्चर, renowned for exquisite sculptures, architectural sophistication and detailed ornamentation। सजाया धजाया गया है मंदिर के जो दीवारें हैं बाहर की शिखर वगैरह की, काफी अच्छे सजाया गया है। रिप्रेजेंट द मेच्योरिटी ऑफ नॉर्थ इंडियन टेम्पल आर्किटेक्चर। आप आराम से कभी भी सर्च कर सकते हैं इनको, आपको ये सारे, जैसे ये देखिए आप रिलीफ फीचर्स ये है, ठीक है। ये आप इनकी दीवार देखिए, यहाँ पे आपके सब बने हुए हैं म्यूरल्स, यहाँ पे म्यूरल्स बने हुए हैं, तो खजुराहो में ये मंदिर हमें मिलते हैं। टेम्पल आर्किटेक्चर इन द डेक्कन, इसके डिस्टिंक्टिव फीचर क्या थे जो डेक्कन में आपका टेम्पल आर्किटेक्चर था उसके? तो टेम्पल ऑफ डेक्कन डेवलप्ड फ्रॉम कैरेक्टरिस्टिक डिफरेंट फ्रॉम द नागर स्टाइल, से अलग हुआ करते थे ऑब्वियसली,
and shows influence of both northern and southern architectural traditions. बादामी में हमें कुछ मंदिर मिलते हैं। बादामी चालुक्यन कैपिटल थी, हम आगे चालुक्यास पढ़ेंगे उसमें भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पे भी हम कर लेते हैं। और वाकाटा जो आपके राष्ट्रकूट आए थे उन्होंने चालुक्यास को हटा दिया था, तो बादामी केम अंडर देम एज वेल। तो इंपॉर्टेंट सेंटर ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चरल लोकेटेड प्रेजेंट डे कर्नाटका में है ये, और टेम्पल डिस्प्लेस डिस्टिंक्टिव डेक्कन आर्किटेक्चरल फीचर्स। कैसे हैं ये फीचर्स ये देखेंगे हम। तो एक जगह है पताडक्कल, बहुत इंपॉर्टेंट जगह है पताडक्कल। पताडक्कल के मंदिर भी है यहाँ पे, मैं आपको भी बताऊंगा। तो ये कर्नाटका में है पताडक्कल, इंपॉर्टेंट सेंटर ऑफ अर्ली मेडिवल टेम्पल आर्किटेक्चर, इसी समय की बात हो रही है यहाँ पे। टेम्पल बिल्ट ऑन इलेबोरेटली डेकोरेटेड बेस, और पहले आपका ये जो ऐसा प्लिंथ होता है आपका, ठीक है, प्लिंथ होता है ना आपका, इसके ऊपर जहाँ मंदिर बनेगा, यहाँ पे आप मंदिर बनेगा तो इसको डेकोरेट किया गया है अच्छे से, बहुत सुंदर तरीके से। रथ वगैरह, चक्के वगैरह बनाए गए हैं, हाथी घोड़े ये सब, टायर्स वगैरह बनाने के बाद ये सब बने हुए हैं यहाँ पे, तो एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट बनता है यहाँ पे। रिप्रेजेंट्स द फ्यूजन ऑफ नॉर्दर्न एंड सदर्न आर्किटेक्चरल ट्रेडिशन। बादामी चालुक्य फाउंडेड द कॉम्प्लेक्स इन 7th-8th century with किंग विजयादित्य बिल्डिंग संगमेश्वर। संगमेश्वर बनवाया किसने? किंग विजयादित्य ने। क्वींस लोक लोक महादेवी एंड त्रिलोक्य महादेवी, ये दो रानियां थी, इन्होंने क्या मंदिर बनाया? लोक महादेवी ने बनाया विरूपक्षा टेम्पल, और त्रिलोक्य महादेवी ने बनाया मल्लिकार्जुन मंदिर। मल्लिकार्जुन मंदिर आज के टाइम पे एक ज्योतिर्लिंग है। द सक्सीडिंग राष्ट्रकूट डायनेस्टी एडेड द जैन नारायण टेम्पल। अब आपको याद होगा हमने बात की थी राष्ट्रकूट की बस बात हमने वहां इसलिए करी थी क्योंकि ट्राईपार्टाइट स्ट्रगल में उनका हाथ है। अदरवाइज हम उनकी भी बात, अगर हम जब साउथ पढ़ते हिस्ट्री ऑफ साउथ इंडिया तो वहीं पे करते, लेकिन ट्राईपार्टाइट स्ट्रगल की वजह से बादामी हमको राष्ट्रकूट की बात वहां करनी पड़ी इसके पहले वाले चैप्टर में। पर बाकी हम चालुक्यास वगैरह सबको बाद में डिस्कस करेंगे। तो राष्ट्रकूट डायनेस्टी के टाइम जैन नारायण टेम्पल बना यहाँ पे, और कृष्णा टू जो थे उनके टाइम में एक चंद्रशेखर श्राइन यानी शिव जी का एक श्राइन यहाँ पे बनाया गया इन मंदिर कॉम्प्लेक्स में पाताडक्कल में। तो पाताडक्कल बेसिकली एक मंदिर नहीं, एक मंदिर का कॉम्प्लेक्स है पूरा। कुछ लोगों ने पहले बनाया, कुछ लोगों ने फिर बाद में आके बनाया, जगह बची तो एक टेम्पल कॉम्प्लेक्स बन जाता है। तो ये पाताडक्कल ग्रुप ऑफ टेम्पल्स हैं, ये आप देखेंगे काफी अच्छे रिलीफ फीचर्स वगैरह हैं, ड्राइंग्स वगैरह काफी अच्छी बनी है, यानी इस पे जो स्कल्पचर्स बने काफी अच्छे बने हैं। डिजाइन भी आप देख सकते हैं, पत्थर का है पूरा। होयसालेश्वर टेम्पल कर्नाटक, ये आप चेंज कर लेगा, स्पेलिंग एरर है, सॉरी। ओके, अ मास्टरपीस ऑफ होयसाला आर्किटेक्चर डिस्टिंक्ट हाइब्रिड वैसारा स्टाइल। अब वैसारा स्टाइल की हम एक बात करेंगे, ये आपका नागर प्लस द्रविडन स्टाइल का मिक्सचर होता है वैसारा स्टाइल। ब्लेंड्स नॉर्दर्न नागर एंड सदर्न द्रविड ट्रेडिशंस। Though unfinished, it is regarded as one of the finest achievements of Indian temple architecture. Okay, famous for exceptional decorative work, detailed sculptures, and architectural perfection. Considered unsurpassed in both स्ट्रक्चरल एंड डेकोरेटिव फीचर्स। इतना सुंदर अगर बन जाता, पूरा कंप्लीट हो जाता, तो इससे सुंदर और कोई मंदिर उस समय प्रेजेंट था ही नहीं। ओके, तो किंग विष्णुवर्धन थे आपके होयसाला एम्पायर के, ये हम बाद में पढ़ेंगे, मेडिवल में पढ़ेंगे हम। अभी हम बस यहाँ पे थोड़ा सा देख रहे हैं क्योंकि हम आर्ट एंड आर्किटेक्चर की बात कर रहे हैं उस रीजन के। कमीशन इट अंडर हिज वेल्थी चीफ ऑफिसर केथा मल्ला। केथा मल्ला को बोला गया कि तुम जो आपके राजा थे, राजा विष्णुवर्धन, उन्होंने केथा मल्ला को बोला कि तुम, तुम्हारे पास पैसा, तुम अपना पैसा लगाओ और ये मंदिर बनवा के दो मुझे। ये आप देखेंगे होयसालेश्वर मंदिर, ये देखिए आप, ये इसके रिलीफ फीचर, इस तरीके का एक प्लेटफॉर्म बना हुआ है, इस प्लेटफॉर्म के ऊपर ये मंदिर बना है, और इसके आप फीचर्स देखिए, यहाँ पे मूर्तियां हैं, सब यहाँ मूर्तियां हैं, सब स्कल्प्टेड है, पूरी की पूरा पूरा का पूरा जो मंदिर का शिखर वगैरह सब कुछ स्कल्प्टेड है। तो एक अलग टाइप का स्टाइल है, वैसारा स्टाइल बोलते हैं हम इसे। रॉक कट आर्किटेक्चर। अब देखिए मैंने मंदिर सारे बेसिक इसलिए डिस्कस नहीं करे बहुत डीप में, क्योंकि मंदिर जो है एंशिएंट इंडिया का पार्ट नहीं बनता, मंदिरों का जो डेवलपमेंट है ये बेसिकली आपके आर्ट एंड कल्चर का पार्ट बनता है। तो अगर आर्ट एंड कल्चर हम जब पढ़ेंगे तो हम वहाँ पे हर मंदिर के कुछ इंपॉर्टेंट चीजें डिटेल में डिस्कस करेंगे। रॉक कट आर्किटेक्चर भी हमें देखने को मिलता है।
तो बिसाइड्स फ्री स्टैंडिंग टेम्पल्स, रॉक कट आर्किटेक्चर कंटिन्यूड टू फ्लरिश. Entire temples were excavated from solid rock. हमने कौन सा देखा था? कैलाश मंदिर देखा था हमने अलोरा का. तो कैलाश टेम्पल ऑफ अलोरा कंस्ट्रक्टेड ड्यूरिंग द रेन ऑफ कृष्णावन, राष्ट्रकूट के जो राजा थे कृष्णावन. एलोरा केव्स संभाजी नगर महाराष्ट्र में है ये, और शिवा को, भगवान शिव को डेडिकेटेड है. आर्किटेक्चरल फीचर्स क्या है इसके? इंटायरली कार्व्ड आउट ऑफ अ सिंगल रॉक, मोनोलिथिक स्ट्रक्चर है और एक्सकेवेटेड फ्रॉम टॉप टू बॉटम. हम इसका जो वो है डायग्राम है वो देख चुके हैं. इमेज मैंने दिखाई थी ना कैलाश टेम्पल की. ये रहा आपका कैलाश टेम्पल. तो एक सिंगल पत्थर से बना हुआ है, पूरा मोनोलिथ है ये, और पूरा तराश के बनाया गया है इसको उस समय. इसका इंपॉर्टेंस क्या है? लार्जेस्ट मोनोलिथिक रॉक कट टेम्पल इन इंडिया, कंसिडर्ड वन ऑफ द ग्रेटेस्ट आर्किटेक्चरल अचीवमेंट इन द वर्ल्ड हिस्ट्री. अब खुद सोचिए ना, इतने बड़े पहाड़ को काट के इतना बड़ा वो बनाया गया मंदिर, और वहां पे कोई भी आपको कुछ प्रूफ नहीं मिलता कि अच्छा यही पहाड़ कोई, जैसे आप पहाड़ तोड़ेंगे तो उसके पत्थर मिलने चाहिए, पत्थर वगैरह कुछ नहीं है वहाँ पे अवेलेबल. तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग इसके ऊपर बोला जाता है कि कुछ लोग बोलते हैं एलियंस बना के गए. तो बड़ा ही अजीब कॉन्सेप्ट हो जाता है, पर नहीं, ये इन लोगों ने ही बनाया है. तो उस टाइम की लेकिन इनकी टेक्नोलॉजी जो थी वो इतनी एडवांस थी. हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस क्या देखने को मिलता है कि रिप्रेजेंट द जेनिथ ऑफ राष्ट्रकूट आर्किटेक्चर एंड सिंबलाइजेस आर्टिस्टिक एक्सेलेंस ऑफ अर्ली मेडिवल इंडिया. ऑलराइट. फिर हमें राष्ट्रकूट के टाइम की ही केव्स मिलती हैं एलिफेंटा में भी, जो कि मुंबई में है. एलिफेंटा आपका फेमस रॉक कट स्कल्पचर्स ऑफ शिव represents a high artistic standard of the period and one of the finest example of Indian rock cut art. आप बस, आपको कुछ नहीं करना है. जब अब भी आप ये पढ़ेंगे, जस्ट गो टू गूगल, सर्च एलिफेंटा केव्स, और आपको वहाँ पे जितनी भी मूर्तियां हैं अलग अलग, क्योंकि अब वो मैं सारी तो डाल नहीं सकता, तो जो डाल पाता हूँ एक आध आपको दिखाने के लिए डालता हूँ बस, तो डाल देता हूँ और वो आप देख लेते हैं आप. लेकिन ये सब अच्छे से डिटेल में देखिएगा, उससे क्या होता है आपके दिमाग में बात बैठ जाती है कि अच्छा ये इस तरह से दिखता है, अच्छा हाँ ये शिव से रिलेटेड है, ये सारी बातें हमें याद रहती है. और ये वाले पॉइंट्स जो है क्वेश्चन में पूछे भी जाते हैं यूपीएससी में. फिर एक लेक देखते हैं हम, दार समुद्र लेक. राष्ट्रकूट जो थे इन्होंने मैसिव आर्टिफिशियल लेक बनवाए 19th सेंचुरी में. कहाँ पे? हाले बीडू में. हाले बीडू कहाँ है? कर्नाटक में आपका. इसको बोलते हैं द्वार समुद्र लेक. बस ये यहीं तक था अपना. अब इसके बाद जो है ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट टेम्पल आर्किटेक्चरल सेंटर्स हैं, मेजर आर्किटेक्चरल सेंटर ऑफ पोस्ट गुप्ता पीरियड. तो ये आप पढ़ेंगे, आप ये याद भी रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. इसमें देखिए आप मंदिरों के नाम वगैरह मेंशन है, ठीक है, किनने बनवाया था वो मेंशन है, आर्किटेक्चरल स्टाइल क्या है इनका, नागर है, द्रविड़ है, वेसरा है, क्या है, ये भी लिखा हुआ है इसमें. और एग्जाम्पल भी लिखे हैं कि इनका एक मेन एग्जाम्पल क्या है, और क्या ये यूनेस्को साइट है या नहीं है, वगैरह वगैरह, ये सब भी यहाँ मेंशन है. ओके, तो आप ये पढ़ लीजिएगा. सो विद दिस आवर चैप्टर कॉल्ड द पोस्ट गुप्ता पीरियड इज डन, फिनिश्ड. हमने इसमें 5 चैप्टर करे थे टोटल. पहले हमने न्यू रेन से चालू किया था, फिर हमने फीचर्स और हर्षा का इमरजेंस देखा था हमने, पुष्यभूति का. फिर उसके बाद हमने हर्षा के टाइम का जो पीरियड था उसके फीचर्स देखे थे. फिर हमने कामरूप एम्पायर देखा, फिर हमने ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल देखा, और अभी हमने पूरा एक टोटल सेट देखा 600 साल के जो फीचर्स थे आपके इस पर्टिकुलर गुप्ता पीरियड के, पोस्ट गुप्ता पीरियड के, वो हमने देखे यहाँ पे. So with this, this part is done, and in the next lecture we will start from संगम, और मेजरली जो बात हम करेंगे वो है आपकी हिस्ट्री ऑफ साउथ इंडिया की. तो साउथ इंडिया के जो किंगडम्स थे, जो अभी तक हमने ज्यादा कुछ डिस्कस नहीं करे, अभी हम मेजरली जो पढ़ रहे थे नॉर्थ इंडिया के बारे में ही पढ़ रहे थे. अब हम जो जाएंगे, अब हम साउथ इंडिया की तरफ बढ़ेंगे इसके बाद. तो ये पर्टिकुलरली हमारा एक लास्ट लेक्चर रहेगा. लास्ट लेक्चर नहीं बोल रहा हूँ मैं, लास्ट टॉपिक बोल रहा हूँ, लास्ट चैप्टर रहेगा. और इसके अंदर भी हमारे 3-4 लेक्चर आएंगे, और उसके बाद ये हमारा एंशिएंट इंडिया का जो कोर्स है ये पूरी तरह फिनिश हो जाएगा, एनसीईआरटी वाला पार्ट. और पढ़ना चाहते हैं तो बहुत सारी चीजें पढ़ सकते हैं. मेरा पर्सनल ओपिनियन है जो मैं आपको देना चाहूंगा कि लूसेंट, लूसेंट आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, एमपीपीएससी कर रहे हैं, यूपी पीसीएससी कर रहे हैं, बिहार पीसीएससी कर रहे हैं, एसएससी की कर रहे हैं, एनडीए की कर रहे हैं, सीडीएस की कर रहे हैं, सीएपीएफ की कर रहे हैं, आईबी की कर रहे हैं, कोई भी कर रहे हैं तैयारियां, इट डजेंट मैटर, यू हैव टू रीड
समथिंग 40-45 पेजेस ऑफ लूसेंट फॉर श्योर पढ़ना पड़ेगा आपको, अगर आपको हिस्ट्री में अच्छे नंबर लाने हैं तो। मैं ये आपको क्लियर बता रहा हूँ, वो पढ़ना बहुत ज़रूरी है। आप कोई कोचिंग का मटेरियल लो मत लो, मेरे को उससे मतलब नहीं है, लेकिन आपको लूसेंट लेनी है। अगर आप ये पढ़ रहे हैं तो आपको लूसेंट भी लेनी है, और लूसेंट से आपको वो 40 पन्ने जो आपके हिस्ट्री के हैं वो पढ़ने हैं। टोटल 90 पेजेस है, पूरी हिस्ट्री मिला के, मेडिवल मॉडर्न सब मिला के। पर मैं मॉडर्न पढ़ने का ज़्यादा हिदायत नहीं दूंगा, मॉडर्न में सिर्फ आप चार्ट वगैरह पढ़ लीजिएगा उसके, लेकिन एंशिएंट और मेडिवल तो आपको पढ़ना ही है लूसेंट से, ठीक है। क्योंकि कुछ भी क्वेश्चन पूछते हैं आजकल, अब हम ये नहीं बोल सकते कि ये आएगा वो नहीं आएगा, ये हम कुछ नहीं बात कर सकते, कुछ भी आ सकता है। तो हमें पता होना चाहिए कि क्या कहाँ से आ रहा है, और वो थोड़ा इलेबोरेट है। पर ये है कि वो बहुत फास्ट फास्ट पेस्ड है, बहुत ज़्यादा फास्ट पेस्ड है वो। अगर आप उसमें डायरेक्ट कूद गए पढ़ने के लिए लूसेंट, मैं इसलिए अभी बता रहा हूँ आपको, मैं स्टार्टिंग में ही बता सकता था, लेकिन अगर आप स्टार्टिंग में ही लूसेंट में कूद गए तो आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा, पूरा ऊपर से बाउंसर चला जाएगा पूरा का पूरा लूसेंट। तो आपको पहले एक फाउंडेशन बनाना पड़ेगा। मैं बोलता हूँ ना हमेशा कि एक फाउंडेशन होना चाहिए, उसके बाद ही आप एडवांस की तरफ आगे बढ़िए। उसका मतलब बेसिकली यही है। पहले आप ये तो पढ़िए कि एनसीईआरटी में क्या लिखा है, बच्चा क्या पढ़ता है 6वीं क्लास का, वो तो पढ़िए। उसके बाद फिर आप लूसेंट की तरफ जाइएगा, जहाँ पे कोर जीके लिखा है, छोटे छोटे पॉइंट्स लिखे हैं, छोटी छोटी राइटिंग लिखी है जो कि समझ में नहीं आ रही है और हौच पौच है। ये एक पेज के अंदर यहाँ से लेकर अगर आप यहाँ तक पढ़ लेंगे लूसेंट को, तो उसमें 300-400 साल का आपका डेटा है। बहुत ज़्यादा वो हो जाता है, क्रैम्ड अप है और बहुत टफ हो जाता है। अगर आपने बेसिक्स नहीं पढ़े हैं तो आप क्लियर नहीं कर पाएंगे उसको पढ़ना, बहुत मुश्किल है उसको पढ़ना। इसलिए बोल रहा हूँ पहले ये वाला पार्ट आप पूरा पढ़िएगा, और जब आप ये वाला पार्ट से अच्छे से रूबरू हो जाए तब आप जाइएगा लूसेंट की तरफ, तब आपको बहुत फायदा होगा लूसेंट पढ़ने से। क्योंकि बहुत क्वेश्चन है, बेसिक बेसिक क्वेश्चन जो उसके वन लाइनर से आ जाते हैं, पीसीएस में आ जाते हैं, एसएससी वगैरह में आ जाता है, हर जगह आ जाता है। आपके जीएस वीएस में तो बहुत आते हैं इसके, जो जीएस का जो भी पेपर रहेगा उसमें अगर एंशिएंट इंडिया इज पार्ट ऑफ दैट जीएस क्वेश्चन पेपर, तो बहुत क्वेश्चन आते हैं वहाँ से। तो प्लीज़ उसको ध्यान रखिएगा। एंड इन द एंड आई वुड लाइक टू आस्क यू अगेन टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड कमेंट एज वेल, और अगर बुरा लगा हो स्टिल कमेंट, गिव मी अ फीडबैक कि आपको क्या अच्छा नहीं लगा और क्या सुधारा जा सकता है। आई विल रियली रियली ट्राई टू डू दैट। एंड विद दैट I'll take your leave, and we will meet each other in the next lecture. Till then, मस्त रहो, पी के पढ़ो, खुश रहो और बिल्कुल टेंशन मत लो। बाय।